वॉलेस डी वॉटल्स हमें ये नहीं कहते कि पैसा अचानक आसमान से बरसेगा या कोई चमत्कार होगा, बल्कि वो हमें सिखाते हैं कि कैसे हर इंसान, हाँ हर एक इंसान अपने विचारों और कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या तुम अमीर बन सकते हो, सवाल ये है कि क्या तुम सच में तैयार हो उस अमीरी को पाने के लिए जिस पर तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या तुम सर्टन वे में सोचने, महसूस करने और कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हो? अगर हाँ, तो इस दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। हो सकता है तुम्हारे चारों ओर अभी भी शक करने वाले लोग हों, हो सकता है हालात तुम्हारे खिलाफ लगें, लेकिन याद रखना, अमीरी बाहर से नहीं आती, वो अंदर से पैदा होती है। और अब जब तुमने इस किताब की शिक्षाओं को जाना है, तुम उस अमूल्य बीज के मालिक हो जो अगर सही तरीके से बोया जाए तो वो तुम्हें न केवल धन बल्कि स्वतंत्रता, उद्देश्य और गहराई से भरा जीवन भी देगा। तो चलो आज से ही शुरुआत करते हैं। सोचो अमीरी में, बोलो अमीरी में और जियो अमीरी में। जो कुछ भी तुम चाहते हो उसकी कल्पना करो, उस पर विश्वास करो और हर दिन छोटे छोटे लेकिन ठोस कदम उठाओ। याद रखो, सच्ची अमीरी सिर्फ तुम्हारे बैंक अकाउंट में नहीं होती, बल्कि तुम्हारे अंदर उस शक्ति को पहचानने में होती है जो कहती है यस आई कैन, यस आई विल। अगर ये किताब आपको प्रेरित कर सकी तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगली किताब की यात्रा शुरू करें तो बस एक बार यस कहें, क्योंकि ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये जिंदगी बदलने वाले उपकरण हैं और आप उस बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चैप्टर 1, द राइट टू बी रिच। किसी भी इंसान से पूछो कि क्या वो अमीर बनना चाहता है और उसका जवाब शायद ही कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये पूछो कि क्या अमीर बनना उसका अधिकार है, तो शायद कुछ चेहरे उलझन में पड़ जाएं, क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है कि पैसा मांगना लालच है, दौलत की चाह आत्मिकता के खिलाफ है और संतोष में ही सच्चा सुख है। लेकिन वॉलेस डी वॉटल्स इस अध्याय में एक नया बल्कि क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं कि अमीर बनना न सिर्फ हमारा अधिकार है बल्कि हमारा आध्यात्मिक और नैतिक कर्तव्य भी है। उन्होंने इस अध्याय की शुरुआत ही इस वाक्य से की, Whatever may be said in praise of poverty, the fact remains that it is not possible to live a really complete or successful life unless one is rich. यानी चाहे गरीबी की कितनी भी तारीफ कर ली जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक इंसान अमीर नहीं होता तब तक वो एक संपूर्ण और सफल जीवन नहीं जी सकता। यह कथन समाज के पारंपरिक मूल्यों के विपरीत लगता है, लेकिन वॉटल्स इसके पीछे ठोस तर्क रखते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का जीवन 3 क्षेत्रों में विकसित होता है, शारीरिक बॉडी, मानसिक माइंड और आत्मिक सोल, और इन तीनों क्षेत्रों में पूरी तरह से विकसित होने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है। शरीर को अच्छे भोजन, स्वच्छ पानी, आरामदायक वस्त्र और सुरक्षित आश्रय चाहिए। मन को अच्छे विचार, कला, शिक्षा और अनुभव चाहिए। आत्मा को सेवा, प्रेम, आध्यात्मिक अभ्यास और गहराई चाहिए। लेकिन इनमें से कोई भी चीज बिना धन के प्राप्त नहीं की जा सकती। यहाँ वॉटल्स एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात करते हैं कि गरीबी आत्मिकता की निशानी नहीं है और न ही धन एक पाप है। वे कहते हैं कि भगवान या ब्रह्मांड ने इस दुनिया को भरपूर संसाधनों से भरा है ताकि हर जीव संपूर्णता की ओर बढ़ सके। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो अपनी क्षमताओं को पूर्ण रूप से विकसित करना चाहता है उसे अमीर होना ही होगा, क्योंकि बिना धन के आप अपने शरीर, मन या आत्मा को विकसित नहीं कर सकते। इसके बाद वॉटल्स एक और गहरा विचार प्रस्तुत करते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल लाइफ इज डेवलपमेंट। यानी हर जीवन का उद्देश्य विकास है। जैसे एक बीज वृक्ष बनना चाहता है, बच्चा बड़ा होकर इंसान बनना चाहता है, वैसे ही हर व्यक्ति भीतर से विस्तार चाहता है। यह विकास का स्वाभाविक नियम है। और जब आप अमीर होते हैं तो आप खुद को ज्यादा अवसर, संसाधन और अनुभव दे सकते हैं। आप खुद को गहराई से जान सकते हैं, दुनिया में योगदान दे सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित और खुशहाल बना सकते हैं। इसलिए अमीरी की चाह कोई स्वार्थ नहीं बल्कि विकास की स्वाभाविक आकांक्षा है। वॉटल्स उन लोगों को भी जवाब देते हैं जो मानते हैं कि अध्यात्म और धन साथ नहीं चल सकते। वे कहते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता तभी फलती फूलती है जब आपके पास चिंता और अभाव से मुक्त जीवन हो। जब आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं तभी आप दूसरों के लिए सोच सकते हैं, सेवा कर सकते हैं और आत्मिक आनंद को महसूस कर सकते हैं। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि अध्यात्म के लिए धन त्यागना जरूरी है, वे वास्तव में ब्रह्मांड के नियमों को नहीं समझते। इसके अलावा वॉटल्स एक बहुत ही स्पष्ट और ठोस दृष्टिकोण भी देते हैं कि धन प्राप्त करने के लिए कोई गलत तरीका नहीं अपनाना चाहिए। अमीर बनने की प्रक्रिया एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें आप दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना समृद्धि हासिल कर सकते हैं। वो कहते हैं कि यू डोंट हैव टू टेक अवे फ्रॉम समवन एल्स टू गेट रिच।
अमीरी कोई सीमित संसाधन नहीं है कि अगर एक के पास आया तो दूसरे के पास नहीं बचेगा, बल्कि जब आप अमीर बनते हैं तो आप ब्रह्मांड से क्रिएटिव एनर्जी खींचते हैं और नए संसाधनों का निर्माण करते हैं। वॉटल्स इस अध्याय में एक और जबरदस्त विचार रखते हैं कि लोगों को जरूरत सिर्फ पैसे की नहीं होती, बल्कि उन चीजों की होती है जो पैसा ला सकता है। यानी किसी को किताब चाहिए, किसी को अच्छी शिक्षा, किसी को यात्रा का अनुभव, किसी को स्वस्थ शरीर। इन सब के पीछे की मूलभूत आवश्यकता धन है, क्योंकि उसके बिना यह अनुभव संभव नहीं। इसीलिए वे कहते हैं कि अमीरी को नकारना अपनी ही संभावनाओं को नकारना है। इस अध्याय में लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जब आप अमीर बनने की सोचते हैं तो आपको अपराध बोध या शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अमीर बनते हैं तो आप अपने परिवार की मदद कर सकते हैं, समाज को योगदान दे सकते हैं और ब्रह्मांड की ग्रोथ प्रोसेस में भागीदार बन सकते हैं। इस तरह अमीरी एक व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है। फिर वो उन लोगों को भी जवाब देते हैं जो मानते हैं कि हमें जितना मिला है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। वॉटल्स कहते हैं कि संतोष तब सही होता है जब आप वर्तमान में खुशी महसूस करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भविष्य में विस्तार या विकास की इच्छा ही छोड़ दें। संतोष का अर्थ यह नहीं कि आप विकास रोक दें, बल्कि यह कि आप हर पल आभार के साथ आगे बढ़ें। जैसे किसान बीज बोने से पहले धरती को धन्यवाद कहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह फसल की आशा नहीं रखता। अंत में वॉटल्स हमें एक चेतावनी भी देते हैं कि अगर आप अपनी अमीरी की चाह को दबाते हैं या उससे डरते हैं तो आप अपने जीवन की सबसे मूलभूत शक्ति को कुचल रहे हैं। और अगर आप इस विज्ञान को समझ लेते हैं और इसे सही ढंग से अपनाते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करेंगी। यह अध्याय एक नींव रखता है, एक ऐसा मंच जहां से आप समझते हैं कि अमीरी सिर्फ इच्छा नहीं, एक जरूरत है। यह अध्याय बताता है कि खुद को सीमित मानना पाप है और खुद को समृद्ध करने का विचार ईश्वर की योजना का हिस्सा है। यह अध्याय कहता है अमीरी तुम्हारा अधिकार है और उस अधिकार को जानना, समझना और उसके लिए कार्य करना तुम्हारा परम धर्म है। चैप्टर 2 देयर इज अ साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अगर तुम किसी को यह कहते सुनो कि अमीरी केवल किस्मत वालों के हिस्से आती है तो यकीन मानो उन्होंने इस विज्ञान को कभी नहीं समझा। इस अध्याय में वॉलेस डी वॉटल्स यही स्पष्ट करते हैं कि अमीरी भी एक निश्चित विज्ञान है, उतना ही सटीक, उतना ही भरोसेमंद जितना गणित, भौतिकी या रसायन विज्ञान। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति इस विज्ञान के नियमों को समझे और उनका पालन करे तो वह अमीर बनना तय है। ठीक वैसे ही जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है, ठीक वैसे ही अमीरी का विज्ञान भी सभी के लिए बराबर काम करता है, चाहे तुम कोई भी हो, कहीं से भी हो, कुछ भी करते हो। वॉटल्स इस अध्याय की शुरुआत एक बुनियादी अवधारणा से करते हैं कि यह दुनिया जिसमें हम रहते हैं एक विशुद्ध थिंकिंग सब्सटेंस से बनी है। यह थिंकिंग सब्सटेंस यानी सोचने योग्य ऊर्जा हर स्थान में मौजूद है और वह व्यक्ति की सोच को पढ़ सकती है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज की गहरी और स्पष्ट कल्पना करता है तो यह यूनिवर्सल सब्सटेंस उस विचार को ग्रहण करती है और उसे भौतिक रूप देना शुरू करती है। यही वह आधार है जिस पर यह विज्ञान टिका हुआ है। वॉटल्स स्पष्ट करते हैं कि यह प्रक्रिया कोई रहस्यमयी या धार्मिक नहीं है, यह पूर्णतः एक क्रिया प्रतिक्रिया की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब आप किसी विचार को लगातार और स्पष्ट रूप से सोचते हैं तो वह विचार इस थिंकिंग सब्सटेंस पर एक प्रभाव डालता है और वह सब्सटेंस उस विचार के अनुरूप एक वस्तु या परिस्थिति की रचना करती है। ठीक जैसे बीज मिट्टी में गिरता है और उसे पानी व धूप मिले तो वह अंकुर बनता है, इसी तरह विचार जब इस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस में डाला जाता है और उसे विश्वास, भावना और एकाग्रता से सींचा जाता है तो वह विचार अमीर बनने के रूप में फल देता है। अब सवाल यह है, अगर अमीर बनने का विज्ञान इतना स्पष्ट है तो क्या हर कोई अमीर बन सकता है? वॉटल्स का जवाब है हाँ, लेकिन साथ ही वो यह भी चेतावनी देते हैं कि सिर्फ सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। यह जरूरी है कि वह सोच सही तरीके से की जाए, यानी थिंकिंग इन अ सर्टेन वे। लेकिन क्या सिर्फ सही ढंग से सोचने से ही पर्याप्त है? नहीं, अमीर बनने के लिए सोच के साथ साथ आपको सही तरीके से क्रियाएं भी करनी होंगी, लेकिन यह सही तरीका तभी उभरता है जब आपकी सोच ठीक हो। अगर आपकी सोच अस्त व्यस्त, डर से भरी या लालच से प्रेरित है तो आपकी क्रियाएं भी उसी रूप में होंगी और परिणाम भी वैसे ही। लेकिन अगर आपकी सोच स्पष्ट, प्रेमपूर्ण, विश्वास से भरी और रचनात्मक हो तो आपकी क्रियाएं भी वैसी ही होंगी, सशक्त, विवेकपूर्ण और प्रेरणादायक। वॉटल्स एक और बहुत अहम बात कहते हैं कि अमीर बनने के विज्ञान को समझने के लिए जरूरी है कि हम यह माने कि धन एक सीमित संसाधन नहीं है। बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि अगर एक व्यक्ति अमीर बनता है तो वह किसी और के हिस्से का पैसा ले रहा है। यह सोच गलत है, क्योंकि जब आप इस थिंकिंग सब्सटेंस से धन को आकर्षित करते हो
तो आप किसी से कुछ छीनते नहीं हो, बल्कि नया निर्माण करते हो। यह ब्रह्मांड असीम है, इसका स्रोत अनंत है, और यही सोच तुम्हें अभाव की जगह प्रचुरता में जीने की तरफ ले जाती है। यहाँ वाटल्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हैं कि यह विज्ञान न सिर्फ अमीर बनने में मदद करता है, बल्कि यह नैतिक और आध्यात्मिक रूप से भी उचित है। उन्होंने यह भी लिखा है कि अमीर बनना कोई स्वार्थी विचार नहीं है। यदि आप गरीबी में रहते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता से जीवन नहीं जी सकते। आपके पास संसाधन नहीं होंगे, अवसर नहीं होंगे, और न ही दूसरों की मदद करने की क्षमता होगी। लेकिन जब आप अमीर होते हैं तो आप बेहतर सोच सकते हैं, बेहतर सेवा दे सकते हैं और अपने समाज व परिवार के लिए ज्यादा योगदान कर सकते हैं। तो फिर क्या चीजें इस विज्ञान को सीखने से रोकती हैं? सबसे पहले अविश्वास। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीरी केवल किस्मत, पारिवारिक पृष्ठभूमि या उच्च शिक्षा पर निर्भर करती है। वाटल्स इस सोच को खारिज करते हैं और कहते हैं कि ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने न किसी विशेष शिक्षा ली, न किसी उच्च वर्ग से थे, फिर भी वे अमीर बने, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अमीर बनने के विज्ञान को अपनाया और उस पर लगातार काम किया। दूसरी चीज जो रुकावट बनती है वो है अराजक सोच, यानी बिना उद्देश्य, बिना दिशा के सोच। वाटल्स जोर देते हैं कि सोच स्पष्ट और सुसंगत होनी चाहिए। अगर आज आप अमीर बनने की सोचते हैं और कल गरीबी से डरते हैं, तो आप ब्रह्मांड को विरोधाभासी संकेत भेज रहे हो। सोच को स्थिर, सकारात्मक और केंद्रित रखना इस विज्ञान का मूल है। वाटल्स कहते हैं कि सोच की शक्ति सबसे बड़ी पूंजी है। जिस तरह कोई कारखाना कच्चे माल को मशीनों में डालकर वस्तुएं बनाता है, ठीक उसी तरह हमारी सोच इस ब्रह्मांडीय सब्सटेंस को लेकर उसमें वस्तु का निर्माण करवाती है। इसलिए जब आप किसी वस्तु, जैसे एक नया व्यापार, नया घर या पैसा की स्पष्ट छवि बनाते हैं और उस छवि को नियमित सकारात्मक भावना से भर देते हैं, तो वह सोच सचमुच ब्रह्मांड में कंपन करती है और वह वस्तु आपके जीवन में प्रकट होती है। वाटल्स यहाँ एक और बात पर जोर देते हैं कि सोच को सिर्फ व्यक्तिगत फायदे के लिए मत इस्तेमाल करो, बल्कि सार्वभौमिक भलाई के दृष्टिकोण से करो। यदि तुम अपने विचारों से किसी और का नुकसान कर रहे हो या सिर्फ स्वार्थ में डूबे हो, तो वह सोच अव्यवस्थित ऊर्जा को जन्म देती है, जो अंततः असफलता की ओर ले जाती है। यही कारण है कि सोचने का सही तरीका, यानी सही इरादा, सही भावना और स्पष्ट कल्पना, ये सभी तत्व मिलकर इस विज्ञान को सिद्ध करते हैं। और अंत में इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है, यह विज्ञान किसी धर्म, जाति, रंग, लिंग या उम्र से नहीं बंधा है। यह सार्वभौमिक है, एक बच्चे के लिए भी, एक बुजुर्ग के लिए भी, किसी किसान के लिए भी, किसी छात्र, गृहिणी या व्यापारी के लिए भी। अगर तुम इसे समझते हो, मानते हो और इस पर चलना शुरू करते हो, तो तुम अमीर बनना शुरू कर चुके हो। यह विज्ञान तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन में क्या करना है, कैसे सोचना है और कैसे कदम उठाने हैं। और जब तुम इन नियमों का पालन करते हो, तो अमीरी कोई भविष्य का सपना नहीं रहती, वह वर्तमान की वास्तविकता बन जाती है। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या तुम अमीर बन सकते हो, सवाल यह है कि क्या तुम तैयार हो इस विज्ञान के नियमों को समझकर उसे अपनाने के लिए। अगर हाँ, तो अगला अध्याय तुम्हें उस सर्टन वे के बारे में बताएगा, उस खास सोचने के तरीके के बारे में जो इस पूरे विज्ञान का आधार है। चैप्टर 3 इज अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड। सोचिए आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां चारों तरफ अमीरी की संभावनाएं भरी हुई हैं। कुछ दरवाजे आपके लिए खुले हैं तो कुछ पर ताले जड़े हैं, और आप खुद से पूछते हैं, क्या ये मौके सिर्फ चंद लोगों के लिए हैं? क्या दुनिया के सारे संसाधन, सारे अवसर पहले ही अमीरों के नाम लिखे जा चुके हैं? क्या मेरे लिए भी कोई दरवाजा खुल सकता है? वॉलेस वाटल्स इस अध्याय में इस भ्रम को पूरी तरह चकनाचूर करते हैं। वो कहते हैं कि यह सोच कि अवसर सिर्फ चंद लोगों तक सीमित है, एक झूठ है, एक भ्रम है जो समाज ने हमें सिखाया है ताकि हम यथास्थिति से बाहर ना निकलें। असल में यह ब्रह्मांड ऊर्जा और विस्तार से भरा हुआ है। प्रकृति कभी सीमित नहीं होती, न अपने विचारों में, न संसाधनों में और न अवसरों में। वॉलेस बताते हैं कि अगर कुछ व्यक्ति अमीर बन जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि दूसरों के लिए रास्ते बंद हो गए। दुनिया की संपत्ति सीमित नहीं है, बल्कि यह लगातार बढ़ रही है, और अगर हम सर्टेन वे में सोचें तो हम भी इस बढ़ती हुई संपन्नता का हिस्सा बन सकते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि अमीर बनने के लिए कोई खास जगह, खास टाइम या खास समाज चाहिए, लेकिन वाटल साफ करते हैं, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश, किसी भी जाति, किसी भी समय में हो, वह अमीर बन सकता है यदि वह इस विज्ञान को समझकर इसका पालन करे। वो कहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि पहले ही सारे उद्योग दूसरों ने हथिया लिए हैं, या बाजार भरा हुआ है, या अमीर लोग पहले ही सारे पैसे कमा चुके हैं, तो ये सिर्फ आपकी धारणा है, हकीकत नहीं। क्योंकि हर एक विचार से नए विचार जन्म लेते हैं, हर एक जरूरत से नया उत्पाद आता है,
और हर समस्या एक नए अवसर की जननी होती है। फिर बात आती है आर्थिक एकाधिकार मोनोपोली की। क्या कुछ लोगों ने सारे साधन, सारी इंडस्ट्री, सारे मौके अपने कब्जे में कर रखे हैं? वाटर्स यहाँ कहते हैं कि असली संपत्ति किसी सरकार, बैंक या उद्योगपति के पास नहीं होती। असली संपत्ति आपके विचारों में होती है। अगर आप किसी एक इंडस्ट्री में नहीं घुस सकते तो आप नई इंडस्ट्री बना सकते हैं। अगर कोई आइडिया कहीं काम नहीं कर रहा तो आप उसे एक नए तरीके से पेश कर सकते हैं। जब आप क्रिएटिव प्लेन पर सोचते हैं, यानी कि सृजनात्मक धरातल पर, तो आप दूसरों की नकल नहीं करते, आप खुद नया रास्ता बनाते हैं। और यह सृजनात्मक सोच ही है जो आपको अनोखा बनाती है, और यही अमीरी का असली बीज है। वाटर्स उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक स्टोर खोलना चाहता है लेकिन सभी लोकेशन भरी हुई हैं, तो वह नया तरीका निकाल सकता है। शायद ऑनलाइन व्यापार, या घर से सेवाएं देना, या कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो पहले किसी ने ना सोचा हो। जब आप इस ब्रह्मांड की अनंतता पर विश्वास करते हैं तो आपके सामने रास्ते खुलने लगते हैं। अगली बात जो इस अध्याय को गहराई देती है वह है कंपटीशन और क्रिएशन के बीच का फर्क। वाटर्स कहते हैं कि जो लोग कॉम्पिटिटिव प्लेन पर सोचते हैं वो यही मानते हैं कि बाजार में जो भी पैसा है वो सीमित है और उन्हें उसमें से एक टुकड़ा चाहिए। लेकिन जो लोग क्रिएटिव प्लेन पर सोचते हैं वो नया पैसा बनाते हैं, नई डिमांड बनाते हैं और इस तरह पूरी व्यवस्था को समृद्ध करते हैं। इसलिए वो बार बार कहते हैं स्टॉप कंपीटिंग एंड स्टार्ट क्रिएटिंग। क्योंकि जब आप कॉम्पीट करते हैं तब आप स्कैर्सिटी को मानते हैं, लेकिन जब आप क्रिएट करते हैं तब आप अबंडेंस में विश्वास रखते हैं। अमीरी की असली कुंजी यही छिपी है, स्कैर्सिटी से अबंडेंस की ओर सोचने में। वाटर्स ये भी कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि समाज में असमानता है तो आपको उससे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने अंदर ये जागरूकता लाने की जरूरत है कि आप एक नया समाज बना सकते हैं। समाज को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को बदलना। और जब आप अमीर बनते हैं तो आप दूसरों के लिए भी अवसर बनाते हैं। फिर वो एक बेहद जरूरी पॉइंट पर आते हैं कि गेटिंग रिच का मतलब दूसरों को पीछे छोड़ना नहीं है। अमीर बनने की प्रक्रिया दूसरों के नुकसान पर आधारित नहीं होनी चाहिए। यह एक नैतिक, रचनात्मक और सकारात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें आप केवल खुद नहीं बढ़ते बल्कि अपने साथ औरों को भी ऊपर उठाते हैं। वाटर्स कहते हैं कि दुनिया में जितना आप सोच सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा अवसर मौजूद हैं। ब्रह्मांड के नियम इतने गहरे और विस्तृत हैं कि हर इंसान को पर्याप्त देने की क्षमता रखते हैं, बशर्ते कि वह अपने मन को आजाद कर सके। जब आप सोचते हैं कि आपके लिए भी अवसर हैं, तभी आप उन्हें देख पाते हैं। और अंत में वॉलेस हमें चेताते हैं, कभी भी अपने आसपास की परिस्थितियों से भ्रमित मत होइए। अगर आप गरीबी में हैं तो ये मत सोचिए कि अमीरी आपके लिए नहीं है। अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो ये मत मानिए कि अवसर नहीं है, बल्कि अपने विचारों से शुरुआत कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र जगह है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। तो इस अध्याय की आत्मा यही कहती है कि अवसर किसी की बपौती नहीं है, अमीरी किसी सीमित कुल का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की पहुंच में है जो सोचने की हिम्मत करता है, जो रचनात्मक बनने का साहस करता है और जो अपने विश्वास की शक्ति पर अडिग रहता है। अगर आप ये मान लें कि ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा है तो वह वाकई आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। कोई भी रास्ता बंद नहीं है जब तक आपकी सोच खुली है, और एक खुला हुआ विचार, एक विस्तारशील सोच ही वो बीज है जिससे जीवन की सबसे सुंदर, समृद्ध और अनंत शाखाएं फूटती हैं। चैप्टर 4, द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अगर तुम अमीरी की ओर पहला और सबसे पक्का कदम उठाना चाहते हो तो तुम्हें इस अध्याय की हर बात को आत्मा में बिठा लेना चाहिए, क्योंकि यही है वह पहला सिद्धांत, वह नींव जिस पर अमीरी की पूरी इमारत खड़ी होती है। अगर यह आधार डगमगाया तो ऊपर चाहे जितनी मंजिलें खड़ी कर लो सब गिर जाएंगे। लेकिन अगर यह सिद्धांत तुम्हारे विचारों, भावनाओं और हर क्रिया में समा गया तो अमीरी का रास्ता तुम्हारे सामने स्वतः खुल जाएगा। वॉलेस वाटर्स कहते हैं कि अमीरी किसी बाहरी चीज का पीछा नहीं है, बल्कि यह एक निश्चित सोच की अवस्था है। और इस सोच की पहली और सबसे अनिवार्य शर्त है, बिलीव दैट देयर इज अ थिंकिंग सब्सटेंस फ्रॉम व्हिच ऑल थिंग्स आर मेड एंड व्हिच इन इट्स ओरिजिनल स्टेट permeates, penetrates and fills the interspaces of the universe। यानी एक ऐसी सोचने वाली परम सत्ता है, एक ऊर्जा जो हर जगह व्याप्त है, हर कण में, हर खालीपन में, हर चीज के बीच और पार। वही ऊर्जा ही हर वस्तु की रचना करती है। उसे वेटर्स फॉर्मलेस सब्सटेंस कहते हैं। अब इस सिद्धांत का मतलब समझो। इसका अर्थ है कि हर वो चीज जो तुम्हें दिखती है, मकान, गाड़ी, पैसा, पेड़, धरती, आकाश, सब उसी सोचने वाली निराकार सत्ता से बनी है। और सबसे ज्यादा रोमांचक बात यह है कि वह सत्ता प्रतिक्रिया देती है तुम्हारी सोच पर, तुम्हारे विश्वास पर, तुम्हारी कल्पना पर।
अगर तुम उस सत्ता में कुछ सोचकर पूरी भावना और यकीन से अपनी इच्छा को डालो तो वह सत्ता उसे आकार देने लगती है। वही चीज, परिस्थिति या अनुभव तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगता है। यहाँ से आता है पहला वास्तविक सिद्धांत। टू बिकम रिच यू मस्ट फॉर्म अ क्लियर एंड डेफिनेट मेंटल पिक्चर ऑफ व्हाट यू वांट। अमीरी का पहला कदम है स्पष्टता। तुम्हें यह बिल्कुल साफ साफ जानना होगा कि तुम चाहते क्या हो। अधूरी इच्छाएं, भ्रमित कल्पनाएं और अधपकी चाहतें, ये सब उस शक्ति को भ्रम में डाल देती हैं। वो सोचती है कि तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वह भी कुछ स्पष्ट नहीं देती। इसलिए वाटल्स कहते हैं, अपनी मनचाही चीज की तस्वीर बनाओ। जैसे एक मूर्तिकार पहले कल्पना करता है, फिर पत्थर काटता है, वैसे ही तुम्हें पहले अपने मन में एक साफ और पूर्ण तस्वीर गढ़नी है। वो सिर्फ पैसा नहीं हो सकता, बल्कि उस पैसे से तुम क्या करोगे, कैसी जिंदगी जियोगे, कौन से अनुभव लोगे, यह सब स्पष्ट होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, ये अधूरी सोच है। लेकिन मैं इतना कमाना चाहता हूँ जिससे मैं हर साल यूरोप ट्रैवल कर सकूं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं और अपने माता पिता को एक सुंदर घर दे सकूं। यह स्पष्टता है। अब आते हैं अगले चरण पर, होल्डिंग द विजन विद फेथ एंड पर्पस। तुम्हें उस तस्वीर को हर दिन, हर क्षण अपने मन में जिंदा रखना होगा, सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि गहरे यकीन और संकल्प के साथ। यह एक मानसिक अभ्यास है। सुबह उठकर, दिन में काम करते हुए और रात को सोने से पहले तुम्हें अपनी उस इच्छित तस्वीर को देखना है, उसे महसूस करना है जैसे वो अभी यहीं है। इसे वाटल्स होल्डिंग द विजन विद अनवेवरिंग फेथ कहते हैं। लेकिन सिर्फ कल्पना और विश्वास काफी नहीं है। यहाँ आता है ग्रैटिट्यूड यानी आभार। इस पूरे विज्ञान की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली तकनीक। वाटल्स कहते हैं कि जब तुम उस सोचने वाली सत्ता को धन्यवाद देते हो, अभी से, ऐसे जैसे तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, तो तुम उस सत्ता को संकेत देते हो कि तुम्हें पूरा यकीन है, और तब वो शक्ति और तेजी से तुम्हारी ओर बहने लगती है। इसलिए हर रोज धन्यवाद करो उस भविष्य के लिए जो अभी नहीं दिख रहा लेकिन आ रहा है, उस जीवन के लिए जो अभी निर्माण की प्रक्रिया में है। अब बात करते हैं फेथ की, विश्वास की। यह साधारण विश्वास नहीं है कि शायद हो जाएगा। नहीं, यह वह पक्का विश्वास है जो कहता है, मैंने माना है, इस ब्रह्मांड ने सुना है और अब यह रास्ते में है। यही विश्वास उस सत्ता को संकेत देता है कि तुम तैयार हो, तुम स्वीकारने को तत्पर हो और तुम्हारा मन अब डर या संदेह से भरा नहीं है। वाटल्स यहाँ पर एक जरूरी चेतावनी भी देते हैं, नेवर एक्ट और स्पीक इन अ वे दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स योर विजन। यानी कभी ऐसा मत बोलो या ऐसा मत करो जो तुम्हारी कल्पना के खिलाफ हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम अमीर होने की कल्पना करते हो लेकिन दिन भर कहते हो, मेरे पास पैसे नहीं है, जिंदगी बड़ी महंगी है, मुझे तो कभी मौका नहीं मिला, तो ये सब तुम्हारे पूरे विजन को नष्ट कर देता है। सोचो कि तुम हर दिन बीज बोते हो लेकिन हर शाम खुद ही उसे उखाड़ भी देते हो, तो क्या वह पेड़ बनेगा? इसलिए हर शब्द, हर भावना और हर क्रिया को उस विजन के अनुरूप बनाओ। बोलो तो समृद्धि की भाषा में, सोचो तो अवसरों की दृष्टि से, और करो तो उसी मानसिकता से जैसे तुम पहले ही अमीर हो। जब तुम इस अवस्था में जीते हो, सिर्फ तुम पहले ही वह सब पा चुके हो। तब ही ब्रह्मांड तुम्हारी सोच को हकीकत में बदलना शुरू करता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि अमीरी किसी बाहरी साधन पर नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति पर निर्भर है। सोचने की एक खास दिशा, भावना की एक खास तीव्रता और विश्वास की एक खास गहराई, यही है पहला सिद्धांत। अगर तुम इसे सीख गए, आत्मसात कर गए, तो बाकी सिद्धांत खुद ब खुद तुम्हारे जीवन में काम करने लगेंगे। वारोज एक जगह बहुत सटीक लिखते हैं, द क्लियरर एंड मोर डेफिनेट यू मेक योर पिक्चर एंड द मोर यू ड्वेल अपॉन इट विद फेथ, ग्रैटिट्यूड एंड पर्पस, द मोर रैपिडली यू विल बिकम रिच। यानी जितनी साफ, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण तुम्हारी कल्पना होगी, जितना ज्यादा तुम उस पर विश्वास रखोगे और उसका आभार मानोगे, उतनी तेजी से अमीरी तुम्हारी ओर आएगी। इस अध्याय के अंत में हम कह सकते हैं कि अगर तुम वास्तव में अमीर बनना चाहते हो तो इस पहले सिद्धांत को अपनी आत्मा में बिठाओ। कोई शॉर्टकट्स नहीं है, कोई जादू नहीं है, सिर्फ एक गहरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जो सोचता है वही बनाता है, जो विश्वास करता है वही पाता है, और जो आभार जताता है उसे सब कुछ कई गुना होकर वापस मिलता है। अब अगला अध्याय तुम्हें यह सिखाएगा कि इस सोच को क्रिया में कैसे बदला जाए, क्योंकि केवल सोचने से कुछ नहीं होता जब तक कि तुम सही तरीके से करने की शुरुआत न करो। चैप्टर 5, इंक्रीजिंग लाइफ। जब वॉलेस वाटल्स कहते हैं कि द डिजायर फॉर रिचेस इज सिंपली द कैपेसिटी फॉर लार्जर लाइफ सीकिंग फुलफिलमेंट, तो वो सिर्फ लालच या धन की भूख की बात नहीं कर रहे होते, वो उस दिव्य ताकत की बात कर रहे होते हैं जो हर इंसान में जन्म से ही मौजूद होती है, बढ़ने, फैलने और पूर्णता तक पहुंचने की स्वाभाविक शक्ति। चैप्टर 5 इसी सिद्धांत की बुनियाद रखता है।
कि सच्ची अमीरी का मतलब है जिंदगी के हर पहलू में वृद्धि करना। और जब आप अमीरी की ओर बढ़ते हैं तो आप सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जीवन को बढ़ाते हैं। वाटर्स इस अध्याय में बताते हैं कि अमीरी पाने की आपकी इच्छा कोई आत्म केंद्रित चाहत नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र उद्देश्य का संकेत है। प्रकृति की हर चीज, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान बढ़ना चाहते हैं। एक बीज वृक्ष बनना चाहता है, एक बच्चा वयस्क बनना चाहता है और एक इंसान अपनी पूरी क्षमता को जीना चाहता है। यही वृद्धि की प्रक्रिया है। इसलिए जब आप अधिक धन, अधिक अवसर, अधिक ज्ञान और अधिक अनुभव चाहते हैं तो आप प्रकृति के नियमों के अनुसार ही काम कर रहे होते हैं। वाटल्स कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य जीवन को बढ़ाना है। इसका मतलब है कि जब आप अमीर बनते हैं तो आप अपनी क्षमताओं का विस्तार करते हैं। आप बेहतर खाते हैं, बेहतर कपड़े पहनते हैं, ज्यादा घूमते हैं, ज्यादा सीखते हैं, दूसरों की मदद कर पाते हैं और अपने परिवार को भी बेहतर जीवन दे पाते हैं। यानी अमीरी केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह आपके अस्तित्व के हर पहलू को समृद्ध बनाती है। चैप्टर 5 में वाटल्स यह भी स्पष्ट करते हैं कि कोई भी इंसान सच्ची अमीरी तभी पा सकता है जब उसका उद्देश्य जीवन को बढ़ाना हो, अपना भी और दूसरों का भी। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाकर अमीर बनने की कोशिश करते हैं तो वो अमीरी टिकती नहीं, क्योंकि आपने जीवन को घटाया है, बढ़ाया नहीं। प्रकृति कभी ऐसे तरीकों को लंबे समय तक सहन नहीं करती, लेकिन जब आप व्यापार, सेवा या किसी भी प्रयास के जरिए दूसरों की जिंदगी में कुछ जोड़ते हैं तो वो अमीरी टिकाऊ बनती है। एक किसान जब अन्न उपजाता है, एक शिक्षक जब ज्ञान देता है, एक कारोबारी जब जरूरत की चीजें लोगों तक पहुंचाता है, ये सभी अमीरी के सच्चे रूप है। वाटल्स हमें यह भी समझाते हैं कि यह सोच कि अगर मैं अमीर बना तो शायद किसी और के हिस्से की दौलत मुझ तक आ जाएगी, ये एक भ्रम है। ब्रह्मांड असीमित है। धन का कोई निश्चित भंडार नहीं है जो खत्म हो जाएगा। जब आप अमीर बनते हैं तो आप ब्रह्मांड की उस रचनात्मक ऊर्जा को सक्रिय करते हैं जो पहले कभी प्रकट नहीं हुई थी। आप नई सेवाएं, नए विचार, नई प्रेरणा और नए साधन लेकर आते हैं। इसलिए अमीरी का अर्थ है सृजन करना, ना कि किसी से छीनना। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण पहलू है थिंकिंग ट्रूथ रिगार्डलेस ऑफ अपीयरेंसेस, यानी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आपको हमेशा उस सच्चाई में विश्वास करना है कि ब्रह्मांड आपके बढ़ने और अमीर बनने का समर्थन कर रहा है। यदि आपके पास पैसे नहीं है तो भी आपको उस वास्तविकता पर ध्यान देना है जो आप रचने जा रहे हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और जिन बातों पर आप बार बार ध्यान देते हैं वही आपकी वास्तविकता बनती है। यही वह सिद्धांत है जो क्रिएटिव थॉट को शक्तिशाली बनाता है। वाटल्स चेतावनी देते हैं कि जब आप दूसरों की गरीबी, बीमारी या असफलता पर बार बार ध्यान देते हैं तो आप खुद भी उसी कंपन, वाइब्रेशन से जुड़ जाते हैं। इसलिए आपका ध्यान हमेशा जीवन को बढ़ाने वाली चीजों पर होना चाहिए। खुशहाल परिवार, स्वस्थ शरीर, आनंददायक काम और उदारता से भरा जीवन। जब आप अपने चारों ओर ऐसे विचारों, लोगों और परिस्थितियों को अपनाते हैं जो जीवन को बढ़ाते हैं, तो आप उस ऊर्जा को भीतर खींचते हैं जो अमीरी की ओर आपको ले जाती है। चैप्टर 5 में एक बहुत गहरा लेकिन व्यावहारिक संदेश है कि आपका हर काम, हर सोच, हर भावना इस दिशा में होनी चाहिए कि वह आपको और दूसरों को बेहतर बनाए। और ऐसा तभी होगा जब आप खुद के भीतर अमीरी की सच्ची परिभाषा को स्थापित करेंगे। ये परिभाषा सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि विकास, रचनात्मकता और योगदान से जुड़ी होती है। वाटल्स ये भी समझाते हैं कि जब आप किसी भी वस्तु या अनुभव को पाने की चाह रखते हैं तो उसे सिर्फ अपने उपभोग के लिए नहीं बल्कि इसलिए चाहें कि वह आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाए। उदाहरण के लिए, आप एक बड़ा घर इसलिए चाहते हैं कि उसमें आप अपने परिवार को सुरक्षित, सुखद और प्रेममयी माहौल दे सकें। आप यात्रा इसलिए करना चाहते हैं ताकि आपके अनुभव और ज्ञान में वृद्धि हो। आप पैसा इसलिए चाहते हैं ताकि आप और लोगों की मदद कर सकें और दुनिया में बदलाव ला सकें। यह दृष्टिकोण अमीरी को एक स्वार्थी इच्छा के बजाय एक पवित्र लक्ष्य बना देता है। वाटल्स का यह अध्याय हमें एक बुनियादी परिभाषा देता है। सच्ची अमीरी वह है जो जीवन को अधिक संपूर्ण, सुंदर, गहरा और सार्थक बनाती है। और जब आप इस सोच से अमीरी की ओर बढ़ते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपको सहयोग देने लगती हैं। रास्ते बनते हैं, अवसर आते हैं और बाधाएं स्वतः हटने लगती हैं। अंततः चैप्टर 5 हमें एक नैतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार देता है अमीरी के लिए। ये कहता है कि अगर आपकी इच्छा अमीरी पाने की है ताकि आप और जीवन में वृद्धि कर सकें तो वह इच्छा न केवल वैध है बल्कि प्रकृति द्वारा प्रेरित है। और जब आपकी सोच, भावना और कर्म जीवन को बढ़ाने के लिए संरेखित हो जाते हैं तब आप न केवल धन अर्जित करते हैं बल्कि अपने अस्तित्व को भी ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। चैप्टर 6 हाउ रिचेस कम टू यू। रिचेस, धन, दौलत, समृद्धि, क्या ये एक लॉटरी का टिकट है जो बस किस्मत वालों को मिलता है,
या फिर क्या यह कुछ ऐसा है जिसे आप खुद अपनी तरफ खींच सकते हैं, ठीक वैसे जैसे धूप को खुली खिड़की अपनी ओर बुला लेती है। वॉलेस वाटल्स इस अध्याय में इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि असल में धन आपके पास आता कैसे है। सबसे पहले वह ये स्पष्ट करते हैं कि पैसा आपके पास एक विशेष रास्ते से नहीं आता। यह सोचकर मत बैठिए कि आपको केवल एक ही नौकरी, एक ही व्यापार या एक ही योजना से पैसा मिलेगा। यूनिवर्स की प्रणाली कहीं अधिक जटिल और सुंदर है। वह कहता है कि अगर आप अपने जीवन को एक निश्चित सोच के साथ संचालित करते हैं, जहां आप कृतज्ञता, रचनात्मकता और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो धन हर दिशा से आपकी ओर आकर्षित होता है। आप केवल एक दरवाजे पर निगाह जमाकर बैठ नहीं सकते, क्योंकि सच्ची समृद्धि आपके लिए वो हजारों रास्ते खोल सकती है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। वाटल्स बताते हैं कि पैसा काम करके आता है, लेकिन हर काम पैसा नहीं लाता। यहाँ डूइंग थिंग्स इन अ सर्टेन वे का अर्थ सिर्फ परिश्रम नहीं है, बल्कि ऐसा परिश्रम जो दिशा और सोच से जुड़ा हो। सोचिए, एक खेतिहर मजदूर दिन भर खेत जोतता है, लेकिन उससे ज्यादा कमाई एक व्यक्ति करता है जो स्मार्ट तरीकों से नई कृषि तकनीकें अपनाता है। फर्क मेहनत में नहीं, सोच में है। वाटल्स यही कहना चाहते हैं कि आपको हर काम इस विशेष तरीके से करना होगा, पूरी ईमानदारी, समर्पण और उस लक्ष्य की स्पष्टता के साथ कि मैं अमीर बन रहा हूं। और फिर आता है सबसे जरूरी सिद्धांत, आपको अपनी मानसिक छवि को बनाए रखना है। दिन में जितनी बार हो सके उस धन, उस जीवन, उस खुशी की कल्पना कीजिए जो आप पाना चाहते हैं। जब भी आप किसी कार्य में व्यस्त हों, आपके मन के पर्दे पर हमेशा वो चित्र उभरना चाहिए जहां आप उस समृद्धि के बीच जी रहे हैं। और सिर्फ कल्पना नहीं, आपको इस बात पर गहरा विश्वास भी रखना होगा कि यह सब आपकी ओर आ रहा है, आपकी पकड़ में है। वाटल्स यह भी कहते हैं कि आपको रिसीव मोड में रहना होगा। इसका मतलब है, जैसे ही आपके जीवन में कोई अवसर आए, कोई संपर्क हो, कोई संभावना दिखे, आप तुरंत उस पर कार्य करें। यूनिवर्स आपको संकेत देता है, दरवाजे खोलता है, लेकिन चलना आपको ही होता है। आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप मानसिक रूप से तैयार होते हैं, वैसे ही भौतिक अवसर आपके सामने प्रकट होने लगते हैं। इस अध्याय में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, पैसे को केवल प्राप्त करने का नहीं, बल्कि देने का भी माध्यम बनाइए। जब आप सेवा की भावना से, रचनात्मकता के साथ दूसरों को कुछ देते हैं, वो ज्ञान हो, सेवा हो या उत्पाद, तब आप उस यूनिवर्सल लॉ को सक्रिय करते हैं जो आपको वापस उससे कहीं ज्यादा देता है। इसलिए सोचिए मत कि मैं क्या पा सकता हूँ, सोचिए कि मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ, किस रूप में, कैसे और कितनी गुणवत्ता से। जब आप इस चेतना में कार्य करते हैं तो धन अपने आप आपकी ओर बहने लगता है। वाटल्स ये भी स्पष्ट करते हैं कि यूनिवर्स ब्लाइंड जस्टिस पर चलता है, यानी इसमें कोई पक्षपात नहीं है। अगर आप अपने सोच और कार्य को एक विशेष तरीके से संचालित करते हैं तो आपको वही परिणाम मिलेगा, चाहे आप किसी धर्म, जाति, देश, उम्र या लिंग के हों। यूनिवर्स किसी को पसंदीदा नहीं मानता, वह केवल लॉज पर चलता है। आपने जैसे कार्य किया वैसी ही प्रतिक्रिया आएगी। अगर आपने अपने मन को रचनात्मक विचारों, आभार और स्पष्ट लक्ष्य से भरा है और हर कार्य को संपूर्णता से किया है, तो आपको परिणाम भी उतने ही निश्चित मिलेंगे। और यहाँ एक भावनात्मक लेकिन महत्वपूर्ण मोड़ आता है। अगर आप सिर्फ पैसा पाने के लिए कुछ कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपकी ऊर्जा को रोक देगा, लेकिन अगर आप उस काम को पूर्णता और सेवा के लिए कर रहे हैं तो यूनिवर्स हर चीज को आपके लिए संरेखित कर देगा। पैसा आता है उन लोगों के पास जो न सिर्फ मांगते हैं बल्कि देने के लिए तैयार होते हैं। यह एक दो तरफा प्रवाह है, आप जितना देंगे उतना पाओगे, और आप जितना ईमानदारी से पाओगे उतना स्थायी रूप से बढ़ते जाओगे। वाटल्स अंत में कहते हैं कि यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे बीज बोना। अगर आप बीज बोते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, विश्वास रखते हैं कि वह पनपेगा, तो कुछ समय में वह पेड़ बनता है और फल देता है। उसी तरह आपकी सोच, आपका विश्वास और आपकी ईमानदारी से की गई क्रियाएं, ये सब मिलकर धन को आपके जीवन में आकर्षित करते हैं, और ये सब एक निश्चित तरीके से करने पर ही होता है। तो अब सवाल ये नहीं रह जाता कि क्या आप अमीर बन सकते हैं, बल्कि अब सवाल बनता है क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उस तरीके को अपनाने के लिए जो अमीरी की ओर जाता है? क्या आप हर दिन, हर घंटे, हर कार्य में वही सोच ला सकते हैं जो इस विज्ञान का आधार है? अगर हाँ, तो आपको धन आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब आपने इस यूनिवर्स की भाषा सीख ली है, और जो इस भाषा को समझ लेता है वो जो चाहे वो रच सकता है। चैप्टर 7, ग्रैटिट्यूड। हर दिन की शुरुआत हम जैसे ही करते हैं, हमारी पहली सोच, हमारी पहली भावना हमारी दिशा तय करती है। और अगर उस शुरुआत में एक चीज होनी चाहिए तो वो है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का 7वां अध्याय इस एक शब्द के इर्द गिर्द घूमता है,
और यह साबित करता है कि यह केवल एक भावना नहीं है बल्कि एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो आपको सीमाओं से संभावनाओं की ओर ले जाती है, एक ऐसी ऊर्जा जो आपके विचारों को ब्रह्मांड के रचनात्मक फोर्स से जोड़ती है। वॉलेस डी वाटर्स यहाँ साफ कहते हैं कि जो व्यक्ति धनवान बनना चाहता है उसे सबसे पहले उस स्रोत के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए जिससे सारी समृद्धि आती है, यानी द फॉर्मलेस सब्सटेंस या यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। वह लिखते हैं, IT is necessary then to cultivate the habit of being grateful for every good thing that comes to you, यानी हर अच्छी चीज के लिए आभार व्यक्त करने की आदत डालना जरूरी है, क्योंकि यही आदत धीरे धीरे आपके भीतर की चेतना को रूपांतरित करती है। अब सवाल उठता है, ग्रैटिट्यूड का पैसा कमाने से क्या लेना देना? वेटल्स इस सवाल का सीधा उत्तर देते हैं, जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आप अपने मन को ब्रह्मांड की सकारात्मक रचनात्मक ऊर्जा से जोड़ते हैं, और यह जुड़ाव आपकी सोच को शक्तिशाली बना देता है। जो भी आप सोचते हैं वो तेजी से वास्तविकता में बदलने लगता है। जब आप समृद्धि के लिए आभार व्यक्त करते हैं, यहाँ तक कि जब वो अभी तक आपके पास आई भी नहीं है, तो आप उसे अपने जीवन में आकर्षित कर रहे होते हैं। वाटर्स कहते हैं कि यह आभार सिर्फ दिखावे का नहीं होना चाहिए, यह गहरा, सच्चा और निरंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सुबह 5 मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नल में कुछ लिख दिया और फिर दिन भर शिकायतों में व्यस्त हो गए। नहीं, आपका पूरा दिन, आपके विचार, आपकी भावनाएं, सब ग्रैटिट्यूड के रिदम। वह एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देते हैं। अगर आपने ग्रैटिट्यूड छोड़ दिया तो आप उस सोर्स से कट जाते हैं जिससे सारी समृद्धि आती है। जैसे ही आप शिकायत करने लगते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं या ईर्ष्या महसूस करते हैं, वैसे ही आप रचनात्मक प्लेन से गिरकर प्रतिस्पर्धात्मक प्लेन में चले जाते हैं। और कंपटीशन की दुनिया स्कैर्सिटी से चलती है, जबकि क्रिएशन की दुनिया अबंडेंस से, यानी आभार आपको अबंडेंस की दुनिया से जोड़े रखता है, जबकि उसकी कमी आपको कमी की दुनिया में फेंक देती है। वाटर्स की टीचिंग के अनुसार हमें उन चीजों के लिए आभारी होना चाहिए जो हमें पहले ही मिल चुकी हैं, जैसे जीवन, शरीर, अवसर, अनुभव, लेकिन उससे भी ज्यादा हमें उन चीजों के लिए आभारी होना चाहिए जो हम पाने वाले हैं। वह कहते हैं, यू मस्ट फिक्स योर अटेंशन अपॉन द बेस्ट एंड बी डीपली ग्रेटफुल फॉर इट। इसका मतलब है कि हमें अपना ध्यान अपने डिजायर्ड आउटकम पर लगाना है, उस पर जो हम चाहते हैं, और ऐसा महसूस करना है कि वो हमें मिल चुका है, और फिर उसके लिए आभार व्यक्त करना है। यहीं पर फेथ और ग्रैटिट्यूड एक साथ आते हैं। जब आप भविष्य के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे होते हैं कि आपको उस पर पूर्ण विश्वास है। यह विश्वास, यह फेथ वह इनविजिबल स्ट्रिंग है जो आपको आपके विजन से जोड़ती है, और ग्रैटिट्यूड उस विश्वास को हर दिन फ्यूल करता है। इस अध्याय में वटल्स बहुत व्यावहारिक सलाह भी देते हैं। वो कहते हैं कि हर सुबह और हर रात ग्रैटिट्यूड की भावना के साथ उठें और सोएं। दिन भर में जो भी छोटी बड़ी अच्छी चीजें हों, उनके लिए भी थैंकफुलनेस बनाए रखें। इससे आपकी सोच उस स्तर पर ऑपरेट करने लगती है जहां अबंडेंस एक स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। अब सोचिए, कोई व्यक्ति जिसकी सोच हर दिन आभार से भरी हो, वो कैसे बोलेगा? वो कहेगा, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस क्लाइंट, आई अप्रिशिएट द स्किल्स आई एम गेनिंग, आई एम ऑलरेडी रिच विद इन। और जब ऐसे विचार डोमिनेंट हो जाते हैं तो यूनिवर्स जवाब देता है, रास्ते खुलते हैं, मौके मिलते हैं, पैसे आते हैं और जीवन चमत्कारी लगने लगता है। वारल्स बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड एक तरह की रचनात्मक शक्ति है। वह कहते हैं, द ग्रेटफुल माइंड इज कॉन्स्टेंटली फिक्स्ड अपॉन द बेस्ट, देयरफॉर इट टेंड्स टू बिकम द बेस्ट, इट टेक्स द फॉर्म और कैरेक्टर ऑफ द बेस्ट एंड विल रिसीव द बेस्ट। यानी जब आप ग्रैटिट्यूड में होते हैं तो आप खुद उस चीज का रूप लेने लगते हैं जिसके लिए आप आभार व्यक्त कर रहे हैं। अगर आप फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए ग्रेटफुल हैं तो आपका सोचने का तरीका, आपका व्यवहार, आपके निर्णय सब उसी अबंडेंस के अनुरूप होने लगते हैं, और यही अलाइनमेंट आपको वेल्थ की ओर ले जाती है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, ग्रैटिट्यूड आपको सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रखता, ये आपके जीवन के हर क्षेत्र को एनरिच करता है। आपका हेल्थ बेहतर होता है क्योंकि आप शरीर के लिए आभारी होते हैं, आपके रिलेशनशिप सुधरते हैं क्योंकि आप लोगों की प्रेजेंस के लिए थैंकफुल होते हैं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है क्योंकि आप अपने आइडियाज के लिए उत्साहित होते हैं। यानी ग्रैटिट्यूड सिर्फ धन अर्जन का रास्ता नहीं है, यह जीवन को संपूर्णता से जीने की कला है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण संदेश है, किसी और की समृद्धि देखकर ईर्ष्या नहीं बल्कि आभार महसूस करना। अगर कोई और व्यक्ति अमीर है, सफल है, तो उसे देखकर आप यह सोचें, आई एम थैंकफुल दैट सच वेल्थ एग्जिस्ट्स इन द वर्ल्ड एंड आई टू एम ऑन द पाथ टू रिसीव इट। ऐसा सोचकर आप एक उच्च स्तर पर ऑपरेट करते हैं और वो सोच आपको स्कैर्सिटी की जगह पॉसिबिलिटी में ले जाती है। इस सोच का सीधा असर आपके एक्शंस पर होता है।
आप तब इंस्पायर्ड एक्शंस लेने लगते हैं, मेहनत का तरीका बदलता है और आप चीजों को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। आप किसी अवसर को छोटे प्रॉफिट के लिए रिजेक्ट नहीं करते। आप जानते हैं कि वो भी एक स्टेप है आपके विजन की ओर। आप किसी मुश्किल को परमानेंट प्रॉब्लम नहीं मानते। आप जानते हैं कि यह टेम्परेरी रेजिस्टेंस है जो आपकी फेथ और ग्रैटिट्यूड को और मजबूत करेगा। वॉलेस डी वाटर्स का यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि कृतज्ञता एक प्रकार का मेंटल मैग्नेट है। यह आपको लगातार सही अवसरों, लोगों, विचारों और इंस्पिरेशन की ओर खींचता है। और यह एक वन टाइम रिचुअल नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल है। आप जैसे ही इसे अपनाते हैं, आप अपने चारों ओर की ऊर्जा को बदलने लगते हैं। आपका प्रेजेंस लोगों को प्रभावित करता है। आप अट्रैक्ट करने लगते हैं, चेस नहीं करते। इस चैप्टर में ऑथर एक शानदार समरी देते हैं। अगर आप वेल्थ चाहते हैं तो अपने विचारों और भावनाओं को ग्रैटिट्यूड की भावना में लपेटें। आप जो चाहते हैं उसके लिए अभी से थैंकफुल बने। इसे महसूस करें, विजुअलाइज करें और भरोसा रखें कि वो सब आपके रास्ते में है। तब आपके विचार, विश्वास और कर्म सब एक सुर में गूंजने लगते हैं और यूनिवर्स भी उस गूंज का उत्तर देने लगता है। अंत में यह अध्याय केवल ग्रैटिट्यूड को ग्लोरीफाई नहीं करता, यह उसे एक प्रैक्टिकल टूल की तरह प्रस्तुत करता है। एक ऐसा टूल जो आपको नकारात्मकता से बचाता है, आपकी फ्रीक्वेंसी ऊंची रखता है और आपको रचनात्मक प्रेम से जुड़े रहने में मदद करता है। वाटर्स मानते हैं कि यह हैबिट जितनी जल्दी आपके जीवन में आए, उतनी ही तेजी से आप उस अवस्था में पहुंचेंगे जिसे आप रिच कहते हैं। तो सुबह उठते ही अपने दिल से यह कहिए, थैंक यू फॉर द रिचेस ऑन देयर वे। और दिन के अंत में यह सोचिए, मैं आज उन सभी अवसरों के लिए आभारी हूं जो मैंने अनुभव किए। इस अभ्यास को केवल एक टास्क की तरह नहीं, बल्कि एक मन की स्थिति की तरह अपनाइए, क्योंकि अंततः वह व्यक्ति ही सबसे अमीर होता है जो जानता है कि उसके पास जो भी है वो एक वरदान है और जो आने वाला है वो उसका अधिकार। चैप्टर 8, थिंकिंग इन द सर्टन वे सचमुच अमीर बनने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। सोचना एक निश्चित तरीके से। यह कोई सामान्य सोच नहीं है, नहीं, यह बस सकारात्मक सोच का खेल है। यह सोचने की एक ऐसी दिशा है जो ब्रह्मांड की क्रियाशील शक्तियों के साथ गहराई से जुड़ी। अगर आप अमीरी की दिशा में वास्तविक प्रगति करना चाहते हैं तो आपको न केवल सही दिशा में काम करना होगा, बल्कि सही तरीके से सोचना भी सीखना होगा। वॉलेस वाटर्स इस अध्याय में यह बात बहुत दृढ़ता से रखते हैं कि केवल मेहनत या सिर्फ काम करने से ही धन नहीं आता, बल्कि सोचने की शक्ति सबसे पहले आती है। सब कुछ विचार से शुरू होता है। विचार ब्रह्मांड की निर्माणशील शक्ति है। आप जो सोचते हैं वही धीरे धीरे आपके जीवन में घटित होता है। यहाँ पर सर्टन वे का मतलब है स्थिरता, स्पष्टता और निरंतरता। यह कोई अस्थिर सोच नहीं है जो एक दिन कुछ चाहती है और अगले दिन कुछ और। सर्टन थिंकिंग का अर्थ है आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप उसके लिए रोज सोचते हैं और आप पूरी निष्ठा से विश्वास करते हैं कि वह आपको मिलेगा। वॉलेस बताते हैं कि आपको अपनी कल्पना को शक्ति देनी होगी। कल्पना एक क्रिएटिव प्रक्रिया है। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं, जैसे एक नया घर, एक बिजनेस या एक बेहतर जीवन, आप उसे एक विचार के रूप में ब्रह्मांड को भेजते हैं। लेकिन सिर्फ कल्पना करने से कुछ नहीं होता, आपको उस विचार को लगातार पकड़ कर रखना होता है। जैसे किसी मूर्ति को तराशते वक्त एक कलाकार उसे लगातार देखता है। इस प्रक्रिया में डाउट और फियर सबसे बड़े दुश्मन है। जैसे ही आप शक करने लगते हैं, क्या ये होगा, क्या ये मेरे लिए संभव है, आप उसी पल उस ताकतवर विचार को तोड़ देते हैं जो आपने भेजा था। इसलिए वॉलेस बार बार कहते हैं कि आपको अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी नकारात्मक भावना उसे हिला न सके। इस चैप्टर का एक बहुत अहम भाग यह है, यू मस्ट थिंक हेल्थ व्हेन सराउंडेड बाय डिजीज, यू मस्ट थिंक रिचेस व्हेन इन द मिडस्ट ऑफ पॉवर्टी। इसका मतलब है भले ही आपके आसपास गरीबी हो, कठिनाइयां हों, लेकिन आपको अपने मन में सिर्फ और सिर्फ समृद्धि की तस्वीर रखनी है। यह आसान नहीं है, लेकिन यही असली अभ्यास है। वॉलेस ये भी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लगातार अमीरी के बारे में सोचता है लेकिन दूसरों से जलता है, दूसरों की सफलताओं से कुड़ता है या अपने मन में द्वेष पालता है, तो वह कभी अमीर नहीं बन सकता। क्योंकि आपके विचार और आपकी भावना, ये दोनों मिलकर ही रचनात्मक ऊर्जा बनाते हैं। जब आप किसी और की तरक्की देखकर खुश होते हैं, आप उस विचार को बल देते हैं कि समृद्धि सबके लिए संभव है, और यही विचार आपके जीवन में समृद्धि को आकर्षित करता है। थिंकिंग इन द सर्टन वे का एक और पहलू है अपना ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना। बीच में डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, समस्याएं आएंगी, पर आपको रोजाना अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करना है, उसमें जीना है, उसकी भावना को महसूस करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक कोने में बैठकर सोचते रहें।
बल्कि आपको सोच और कर्म का संतुलन बनाना होगा। आप सोचें समृद्धि की, विश्वास करें उसकी प्राप्ति में और फिर उसी विश्वास के साथ काम करें। वॉलेस यहाँ ये भी स्पष्ट करते हैं कि आपकी सोच क्रिएटिव होनी चाहिए, न कि कॉम्पिटिटिव। बहुत लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का मतलब है किसी और से ज्यादा कमाना, किसी और को हरा देना, लेकिन ये गलत रास्ता है। क्रिएटिव थिंकिंग का अर्थ है नए अवसर बनाना, नई वैल्यू देना, ऐसा कुछ रचना जो पहले नहीं था। जब आप ऐसी सोच से आगे बढ़ते हैं तो आप किसी के रास्ते में बाधा नहीं डालते, बल्कि आप ब्रह्मांड की निर्माण शक्ति से जुड़ते हैं। इस अध्याय का सार यही है, अगर आप स्थायी अमीरी चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को डेली एक निर्धारित, निश्चित और सृजनशील तरीके से ट्रेन करना होगा। जैसे किसी शरीर को आप रोज वर्कआउट से गढ़ते हैं, वैसे ही आपके विचारों को भी डेली डिसिप्लिन चाहिए। कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब आपने अपने लक्ष्य की तस्वीर ना देखी हो, उस पर विश्वास ना किया हो और उसके लिए थैंकफुल ना हुए हों। वॉलेस अंत में चेतावनी देते हैं कि अगर आप एक दिन सर्टेन वे में सोचते हैं और अगले दिन डर या चिंता के विचारों में डूब जाते हैं तो आप अपनी ही रचना को नष्ट कर देते हैं। इसलिए सबसे जरूरी अभ्यास है धैर्य, निरंतरता और विश्वास। सोचो, देखो, विश्वास करो और एक दिन वो सब कुछ आपके पास होगा। मालिनी कैंती यान परामानंद टीकाय चैप्टर 9 हाउ टू यूज द विल, वॉलेस डी वाटल्स इस अध्याय में उस शक्ति की बात करते हैं जिसे हम विल यानी इच्छा शक्ति या संकल्प शक्ति कहते हैं, लेकिन उनका यह दृष्टिकोण पारंपरिक विचारों से अलग है। वे ये नहीं कहते कि इच्छा शक्ति का उपयोग हम दूसरों को नियंत्रित करने या जबरदस्ती कुछ प्राप्त करने के लिए करें, बल्कि इसका उपयोग हमें खुद को नियंत्रित करने और अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित रखने के लिए करना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम सर्टेन वे में सोच सकते हैं और वास्तव में अमीर बन सकते हैं। वॉलेस शुरू में यह स्पष्ट करते हैं कि बहुत से लोग जब अमीरी की ओर बढ़ते हैं तो वे दूसरों को प्रभावित करने, दूसरों को अपनी मर्जी से काम करवाने या दूसरों की सोच बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह गलत दिशा है। आपकी विल यानी आपकी इच्छा शक्ति किसी और को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि अपने आप को, अपनी सोच को, अपनी कल्पना को और अपनी क्रिया को लगातार नियंत्रित और केंद्रित करने के लिए है। वॉलेस कहते हैं कि यूनिवर्स या इन्फिनिट इंटेलिजेंस की जो सब्सटेंस है वह आपकी थिंकिंग को पकड़ती है, लेकिन केवल तभी जब वह थिंकिंग एक साफ, दृढ़ और स्थिर रूप में हो। अगर आपकी सोच आज कुछ है और कल कुछ और, या आपके विचार कमजोर, अस्थिर और विरोधाभासी हैं, तो ब्रह्मांड भ्रम में पड़ जाता है और कोई ठोस परिणाम नहीं आता। इसलिए ही विल की जरूरत है। आपकी इच्छा शक्ति का काम यह है कि वह आपके मन को अपने उद्देश्य पर टिकाए रखे, चाहे आपके आसपास कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हों। आप बाहरी दुनिया में जो भी देख रहे हों, गरीबी, अभाव, असफलता, फिर भी आपका मन अमीरी, अवसर और अबंडेंस की तरफ ही लगा रहना चाहिए। यही इच्छा शक्ति की असली परिभाषा है। वॉलेस एक उदाहरण देते हैं। अगर आप किसी बगीचे में बैठकर अपने मन में किसी विशाल इमारत की कल्पना कर रहे हैं तो आप उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई आपको झंझोड़ कर कहता है तुम कहाँ खोए हो, या फिर आपको कोई असफलता याद आ जाए या डर का ख्याल आ जाए, तो आपकी वो इमारत गायब हो जाएगी। ऐसे में आपको अपनी विल से अपने मन को फिर से उस इमारत की ओर, उस लक्ष्य की ओर खींच कर लाना होगा। बार बार यह अभ्यास है, और यह अभ्यास ही अमीरी की ओर सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आपकी इच्छा शक्ति को बाहर की दुनिया के शोर से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपको अपनी कल्पना को इतना मजबूत और स्पष्ट बनाना होगा कि कोई भी चीज उसे हिला न सके, और यह तभी संभव है जब आपकी विल मजबूत हो। वॉलेस यह भी बताते हैं कि बहुत से लोग अमीरी की ओर बढ़ने के दौरान इधर उधर की बातों में फंस जाते हैं। वे दूसरों के विचारों से भ्रमित हो जाते हैं, या वे किसी की आलोचना, बुराई या कंपैरिजन में पड़ जाते हैं। यह भी आपकी ऊर्जा को बर्बाद करता है। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, न कि इस बात पर कि दूसरा क्या कर रहा है, कौन अमीर हो रहा है, कौन धोखा दे रहा है, कौन धोखा दे रहा है। आपकी विल का कार्य है आपको आपकी सोच की दिशा में लगातार बनाए रखना। यहाँ पर वॉलेस एक बेहद महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं। Do not try to project your will or mind or thoughts into the minds of others in order to get them to do what you wish done. It is an assault on the universe. यानी अगर आप दूसरों के दिमाग में अपनी सोच भरना चाहते हैं या किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप ब्रह्मांड के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इससे न तो अमीरी आएगी और न ही शांति। विल का सही उपयोग यह है कि आप अपने विचारों को अपने उद्देश्य पर टिकाए रखें। यदि आप चाहते हैं कि आप एक सफल बिजनेस खड़ा करें, तो आपकी कल्पना में रोज उस बिजनेस का विस्तार होता रहे। आपके विजुअलाइजेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए। आप क्या सेवा देंगे, कैसे उसका अनुभव होगा, ये सब कुछ। और फिर आपकी विल का काम है
इस चित्र को अपने दिमाग से हटने न देना। वॉलेस यहाँ यह भी समझाते हैं कि आपकी विल तब तक शक्तिशाली नहीं बन सकती जब तक आप खुद पर, अपने शरीर, अपने विचारों, अपनी आदतों और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते। अगर आप अपने मन को काम पर लगाने की कोशिश करते हैं और वह बार बार डिस्ट्रैक्शंस की ओर चला जाता है, तो आपकी इच्छा शक्ति अभी कमजोर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे डेली अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। वॉलेस ये भी जोर देते हैं कि बी स्टेडफास्ट, बी कंसिस्टेंट, बी अनवेवरिंग। यही 3 मंत्र आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। आपको यह अभ्यास करना है कि हर दिन एक ही लक्ष्य के साथ, एक ही भावना के साथ, एक ही विचार के साथ सोचें, देखें और काम करें। आपको अपनी विल से अपने विचारों को रोज उस क्रिएटिव सब्सटेंस में भेजना है, जैसे कोई स्कल्पचर बार बार अपने डिजाइन को पत्थर पर उकेरता है। इसी अभ्यास में एक और चीज आती है, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। जब आप उस चीज की कल्पना करते हैं जो आप चाहते हैं और फिर उसके लिए धन्यवाद करते हैं, तो यह ब्रह्मांड को यह संकेत देता है कि आप गंभीर हैं, आप स्वीकार करने को तैयार हैं और आप इसमें विश्वास रखते हैं। यह भावना भी आपकी इच्छा शक्ति को बल देती है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड के साथ इच्छा और विजुअलाइजेशन अधिक स्थिर और प्रभावशाली बनते हैं। इस अध्याय में एक और गहरी बात है, विल का उपयोग सिर्फ सोच को स्थिर करने में नहीं, बल्कि जीवन के छोटे कार्यों में भी होता है, जैसे सही समय पर उठना, भोजन में संयम रखना, अनावश्यक बातों से बचना, अनुशासित दिनचर्या अपनाना। ये सब चीजें भी आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करती हैं। जब आप छोटी छोटी चीजों में अपनी विल का प्रयोग करते हैं, तो आप बड़े लक्ष्यों में भी उसे प्रभावी ढंग से उपयोग कर पाते हैं। वॉलेस कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यह अभ्यास करे, अपने लक्ष्य को स्पष्ट विजुअलाइज करना, उस पर ध्यान केंद्रित रखना, ग्रैटिट्यूड के साथ उसमें जीना और खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाकर इस विचार में दृढ़ रहना, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसके साथ काम करने लगती हैं। तब परिस्थिति, लोग, अवसर, संयोग, सब कुछ उसे उस लक्ष्य की ओर ले जाने लगते हैं। अंत में वॉलेस हमें एक स्पष्ट और सशक्त सलाह देते हैं। आपका मन आपके लिए है, दूसरों को नियंत्रित करने के लिए नहीं। आपकी इच्छा शक्ति केवल आपके सोच को मजबूत बनाए रखने के लिए है, दूसरों के जीवन में दखल देने के लिए नहीं। अगर आप इस सिद्धांत को समझने और इस पर कार्य करें, तो अमीरी का रास्ता आपके लिए खुला है। सृजनात्मक, नैतिक और स्थायी अमीरी का। चैप्टर 10, फर्दर यूज ऑफ द विल। कल्पना कीजिए कि आपकी सोच किसी शांत नदी की तरह बह रही है, बिना किसी रुकावट, बिना किसी दबाव, बस बहाव में। इस बहाव को दिशा देने का कार्य जिस शक्ति से होता है, वह है आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल। लेकिन वॉलेस डी वाटर्स इस अध्याय में हमें एक बेहद अनोखा और आवश्यक सत्य बताते हैं। विल का उपयोग दुनिया को बदलने या दूसरों पर हावी होने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं की सोच को नियंत्रित करने के लिए किया जाना चाहिए। यही असली विज्ञान है, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का मूल मंत्र। वाटर्स बार बार चेतावनी देते हैं कि जो लोग विल का उपयोग दूसरों की सोच या कार्यों को प्रभावित करने में करते हैं, वे न केवल नैतिक रूप से गलत हैं, बल्कि वे यूनिवर्सल लॉज के विरुद्ध भी जाते हैं। जब आप किसी और के विचारों को मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप उनके स्वतंत्रता के अधिकार पर आक्रमण कर रहे होते हैं, और यही संघर्ष, प्रतियोगिता और कमी का जड़ है। इस पुस्तक की पूरी नींव क्रिएशन पर टिकी है, न कि कंपटीशन पर। इसलिए इच्छा शक्ति को बाहर नहीं, बल्कि अंदर की ओर प्रयोग किया जाना चाहिए। आपकी विल का सही उपयोग आपकी सोच को बार बार उस विशिष्ट चीज पर केंद्रित करना है जो आप पाना चाहते हैं, चाहे बाहर की परिस्थितियां कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी में है, तो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी चिंता करने की, असफलता पर ध्यान केंद्रित करने की। लेकिन यही वह पल है जब इच्छा शक्ति का प्रयोग जरूरी होता है, ताकि वह अपने मन को फिर से समृद्धि की ओर केंद्रित कर सके और नकारात्मक विचारों को प्रेम पूर्वक लेकिन सख्ती से नकार सके। वाटर्स इसे एक प्रकार का मानसिक अनुशासन कहते हैं। यह कोई तात्कालिक जादू नहीं है, बल्कि एक निरंतर अभ्यास है। जैसे ही आप किसी डिजायर्ड ऑब्जेक्ट या लक्ष्य की स्पष्ट छवि को अपने मन में बनाते हैं, तो आपको उसे उस भावना से जोड़ना होगा जो इसके प्राप्त होने के बाद उत्पन्न होती खुशी, संतोष, आभार अब आपकी विल का कार्य है। उस भावना और उस सोच पर टिके रहना, भले ही आपके सामने की दुनिया उसका विरोध कर रही हो। मान लीजिए आप अमीरी का चिंतन कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में आपके पास पैसे नहीं है, बिलों का ढेर है और चारों ओर से नकारात्मकता। अब यही वह मोड़ है जहां विल आपकी सहायता करती है। आप अपने मन को इन परिस्थितियों के स्थान पर अपनी डिजायर रियलिटी पर टिकाए रखते हैं। आप बार बार अपने विचारों को समृद्धि, अवसर और सफलता की ओर मोड़ते हैं, जैसे एक माली बार बार अपनी बगिया से जंगली घास हटाता है। विल का ये उपयोग एक आत्म प्रेरणा की प्रक्रिया बन जाता है, जहां आप बार बार खुद को उसी स्थिति में रख रहे हैं जो आप बनना या पाना चाहते हैं।
यह लगातार आत्मसंवाद है, जहां आप कहते हैं, मैं जानता हूं कि मेरे आसपास कुछ और दिख रहा है, लेकिन मैं जो देखना चाहता हूं उसे ही सच मानूंगा, क्योंकि मेरा मन और मेरा विश्वास ही मेरी वास्तविकता बनाएगा। वाटर्स यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर को स्पष्ट करते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी योजना में शामिल करने के लिए आप उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें मानसिक रूप से विवश नहीं कर सकते। यह अमानवीय और अनैतिक है। यदि आप सचमुच समृद्धि चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि दूसरों की स्वतंत्रता और इच्छा का सम्मान करना भी इस विज्ञान का हिस्सा है। इस अध्याय में वटल्स यह भी स्पष्ट करते हैं कि इच्छा शक्ति का उपयोग केवल सोचने में नहीं, बल्कि सोचने के तरीके को नियंत्रित करने में होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप 24 घंटे केवल अपने लक्ष्य के बारे में सोचते रहें, बल्कि यह कि आप अपने विचारों की दिशा और आवृत्ति को जानबूझकर चुनते हैं। जब कोई डर, संदेह या नकारात्मक सोच अंदर घुसने की कोशिश करती है, तब आप अपनी विल से उसे हटाते हैं और अपने लक्ष्य पर दोबारा ध्यान केंद्रित करते हैं। वाटर्स का यह विचार वास्तव में मानसिक परिपक्वता का परिचायक है। वे ये मानते हैं कि हर इंसान के पास यह शक्ति है कि वह अपने विचारों का रुख तय कर सके, चाहे जीवन की परिस्थितियां कैसी भी हों। और यही विचार प्रक्रिया आपको उस ऊर्जा के संपर्क में लाती है जो सृजन करती है। जब आप लगातार उस दिशा में सोचते हैं तो आप अपने चारों ओर की संभावनाओं को सक्रिय करते हैं। आइडियाज, लोगों से मिलने के मौके और नए रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं, क्योंकि आपकी चेतना अब उन तरंगों पर काम कर रही है जो समृद्धि को आकर्षित करती है। विल को सही तरीके से उपयोग करना एक तरह से स्पिरिचुअल एक्सरसाइज बन जाता है। यह एक निरंतर युद्ध है, लेकिन बाहरी दुनिया से नहीं, अपने भीतर के संदेहों से, आदतों से, पुराने कंडीशनिंग से। हर बार जब आप नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और सकारात्मकता की ओर अपने मन को घुमाते हैं, आप अमीरी की दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में एक और गहरा बिंदु है। जब आप अपनी इच्छा शक्ति को केंद्रित करते हैं तो आप फेथ के साथ एकजुट हो जाते हैं। यह ब्लाइंड फेथ नहीं, बल्कि कॉन्शियस फेथ है। यह विश्वास है कि यूनिवर्स में आपके लिए भी वही अबंडेंस है जो किसी और के लिए है। यह विश्वास है कि आप विचार से सृजन कर सकते हैं, और यह विश्वास इस विज्ञान का इंजन है और विल उसका स्टीयरिंग व्हील। जब आप अपनी विल से अपने विचारों को उस दिशा में नियंत्रित करते हैं तो आप एक थिंकिंग सब्सटेंस से जुड़ते हैं जो हर जगह है और हर चीज को बनाता है। आप अब उस क्रिएटिव फोर्स से संवाद कर रहे हैं, न कि दुनिया से लड़ाई कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना अब एक दिशा में बह रही है, पूरी स्पष्टता और कंसिस्टेंसी के साथ। वाटर्स बार बार हमें याद दिलाते हैं कि यह आसान नहीं है, लेकिन यह साइंस है। इसमें कोई भाग्य, संयोग या रहस्य नहीं है। यह प्रक्रिया है। विचार बनाना, भावना जोड़ना और विल से उसे टिकाए रखना, यही सृजन का सूत्र है। इसलिए यदि आप अमीरी चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने विचारों को दृढ़ता से उस डिजायर्ड रिचनेस पर केंद्रित करें और फिर अपनी इच्छा शक्ति से उसे स्थिर बनाए रखें। यही विल का असली उपयोग है। और यदि आप इस अभ्यास को रोज करते हैं, बार बार करते हैं, तो आप उस अदृश्य बल से जुड़ जाएंगे जो हर चीज को संभव बनाता है। और तब आपको न किसी से मुकाबला करना होगा, न किसी को प्रभावित करना होगा, न ही किसी की कृपा की आवश्यकता होगी। आप अपने विचारों और इच्छा शक्ति के बल पर अपना डिजायर्ड रियलिटी बना रहे होंगे। यह विज्ञान का शुद्धतम रूप है, एक ऐसी कला जो हर इंसान के भीतर छिपी है, बस उसे जगाने की देर है। चैप्टर 11, एक्टिंग इन द सर्टन वे। इस संसार में समृद्धि का सृजन केवल विचारों से नहीं होता। विचार जरूरी हैं, परंतु वे केवल शुरुआत हैं। सोचने से मार्ग बनता है, दिशा मिलती है और संभावनाएं बनती हैं। परंतु अगर विचार के साथ कार्य न हो तो वह विचार कभी वास्तविकता में नहीं बदल सकता। और यही इस अध्याय का मूल संदेश है। हमें सर्टन वे, यानी एक विशेष और सुनिश्चित तरीके से कार्य करना होगा। यही तरीका वह पुल है जो विचार को वास्तविकता से जोड़ता है। इस अध्याय में वॉलेस वाटर्स स्पष्ट करते हैं कि केवल सोचते रहना पर्याप्त नहीं है, हमें उस सोच के अनुसार निरंतर कार्य करना होगा। अब सवाल यह है कि ये सर्टन वे आखिर है क्या? यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। इसका अर्थ है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वह कितना भी छोटा या सामान्य कार्य क्यों न हो, उसे पूरे विश्वास, फोकस और इरादे से करें। कोई भी काम ऐसा न करें जैसे वह महत्वहीन है। हर एक कार्य, हर एक क्षण इस बात का प्रतीक होना चाहिए कि आप अपने उद्देश्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। अपने दिन के हर छोटे से छोटे कार्य को भी इस सोच के साथ करें कि वह आपके समृद्ध भविष्य की ओर एक कदम है। वाटर्स यह भी बताते हैं कि आपको किसी और की जगह या संसाधनों की प्रतीक्षा नहीं करनी है। आपको वहीं से शुरुआत करनी है जहां आप अभी हैं,
और जिन संसाधनों, परिस्थितियों और लोगों के साथ आप हैं, उन्हीं के साथ काम शुरू करना है। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे सोचते हैं, जब मेरे पास ज्यादा समय होगा, जब मुझे पैसे मिलेंगे, जब मुझे बेहतर मौका मिलेगा, तब मैं कार्य शुरू करूंगा। लेकिन यह सोच आपको केवल टाल मटोल में डुबोती है। वास्तव में अगर आप सही मायनों में समृद्ध होना चाहते हैं तो आपको उसी क्षण से शुरुआत करनी होगी जब विचार आया हो। हर दिन को एक अवसर मानना होगा और हर कार्य को सृजन का माध्यम बनाना होगा। वॉटल्स यहाँ एक और अहम बात बताते हैं। आपको यह समझना होगा कि कार्य करने की प्रेरणा भीतर से आती है, बाहर से नहीं। इसका मतलब है कि आपको अपने वर्तमान कार्य से ही आनंद और उद्देश्य निकालना होगा। अगर आप किसी काम को मजबूरी समझकर करेंगे तो उसमें वह ऊर्जा नहीं होगी जो समृद्धि को आकर्षित करती है। लेकिन अगर आप उसी काम को एक जरूरी कदम समझकर करेंगे तो वह काम आपको आगे बढ़ाएगा। फर्क नजरिए में है, काम में नहीं। वॉटल्स आगे बताते हैं कि सर्टेन वे में कार्य करते समय आपको जल्दबाजी से बचना होगा। हड़बड़ाहट और डर अभाव की चेतना को जन्म देते हैं, और जब आप अभाव की चेतना में कार्य करते हैं तो आप और अधिक अभाव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपको शांत रहना है, धैर्य रखना है और ये जानकर आगे बढ़ना है कि आप जो भी सही कार्य कर रहे हैं वह फल अवश्य देगा। परिणाम आपके विश्वास से बंधे हैं, न कि आपके तनाव से। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो वॉटल्स यहाँ स्पष्ट करते हैं वह है कि आपको दिन भर में जितना कार्य संभव हो उतना कार्य करना है, लेकिन वह कार्य करना है, लेकिन वह कार्य करने हैं, लेकिन वह कार्य करना है। काम की मात्रा नहीं, गुणवत्ता मायने रखती है। कोई व्यक्ति दिन भर भाग दौड़ कर सकता है, लेकिन अगर वह बिना फोकस और उद्देश्य के कर रहा है तो उसका कोई परिणाम नहीं होगा। वहीं कोई व्यक्ति कम कार्य कर सकता है, लेकिन अगर वह सर्टेन वे में किया गया हो, पूरा समर्पण, स्पष्ट उद्देश्य और सकारात्मक ऊर्जा के साथ, तो वह काम बहुत अधिक फलदायी होता है। वॉटल्स यह भी स्पष्ट करते हैं कि जब आप सर्टेन वे में कार्य करते हैं तो आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए कार्य कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका प्रत्येक कार्य उस सार्वभौमिक चेतना के साथ जुड़ा होता है जो समृद्धि और सृजन के सिद्धांत पर काम करती है। और जब आप इस चेतना के साथ सामंजस्य में कार्य करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। अवसर आपके पास आने लगते हैं, लोग आपके साथ जुड़ने लगते हैं और रास्ते खुलने लगते हैं, क्योंकि आप अब उस धारा में बह रहे होते हैं जो समृद्धि की ओर जाती है। इस अध्याय में एक और बारीक लेकिन गहरी बात छुपी है। आपको इस सर्टेन वे में आज ही कार्य करना है, कल नहीं, भविष्य नहीं, बल्कि आज, अभी, क्योंकि केवल वर्तमान ही हमारे पास सच में है। अगर आप आज का दिन बर्बाद कर देते हैं यह सोचकर कि कल बेहतर होगा, तो आप अपने समृद्ध भविष्य को भी टाल रहे होते हैं। इसलिए वॉटल्स कहते हैं, हर दिन को पूर्णता के साथ जिएं। जो भी कर सकते हैं उसे पूरे समर्पण के साथ करें। अगर कोई कार्य अधूरा रह भी जाए तो अफसोस या चिंता न करें, बल्कि अगले दिन फिर से पूरे जोश के साथ शुरुआत करें। यह लगातार प्रयास ही आपको समृद्धि की ओर ले जाएगा। यह भी याद रखना जरूरी है कि हर व्यक्ति का सर्टेन वे अलग हो सकता है। किसी के लिए इसका मतलब हो सकता है कि वह लिखने में अपने दिल की आवाज सुने, किसी के लिए यह हो सकता है कि वह ग्राहकों की सेवा में नई ऊर्जा लाए, और किसी के लिए इसका मतलब हो सकता है कि वह अपने परिवार के लिए ज्यादा मौजूद रहे। फर्क बस इस बात में है कि आप जो भी करें उसमें ईमानदारी, इरादा और आत्मविश्वास हो। जब आप इस तरीके से कार्य करना शुरू करते हैं तो एक चमत्कारी परिवर्तन दिखने लगता है। आप देखेंगे कि पहले जहां आप तनाव महसूस करते थे, अब आप शांति में रहेंगे। पहले जहां असमर्थता दिखती थी, वहां अब संभावनाएं दिखने लगेंगी। पहले जहां आपके पास रास्ते नहीं थे, अब वही रास्ते खुद आपके सामने खुलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब आप महज एक मशीन नहीं बल्कि एक सर्जक बन चुके होंगे, और यही सर्जक भाव ही असली समृद्धि को जन्म देता है। इस अध्याय का सार यही है कि विचार और आस्था के बाद क्रिया आवश्यक है, लेकिन वह क्रिया रटी रटाई नहीं, बल्कि उस विशेष और सुनिश्चित तरीके से होनी चाहिए जो स्पष्टता, समर्पण, उद्देश्य और विश्वास से भरी हो। हर दिन, हर क्षण, हर कार्य आपकी समृद्धि की ओर एक कदम है। अगर वह सर्टेन वे में किया जाए तो याद रखिए, आपके पास जो समय है वही सबसे कीमती संसाधन है। उस समय को किसी भी रूप में बर्बाद मत कीजिए, उसे उपयोग कीजिए सृजन के लिए, अपनी कल्पना को आकार देने के लिए। अपने कार्य को केवल काम मत समझिए, उसे अपने भविष्य की ईंट समझिए। हर कार्य, चाहे वह जितना भी छोटा हो, अगर वह सर्टेन वे में किया गया हो तो वह आपको उस जीवन की ओर ले जाएगा जिसकी आप कामना करते हैं। चैप्टर 12, एफिशिएंट एक्शन। हमारे विचार चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमारी कल्पनाएं चाहे जितनी भी स्पष्ट क्यों न हो, और हमारा उद्देश्य चाहे जितना भी मजबूत क्यों न हो, अगर हम एक्शन नहीं करते तो सब व्यर्थ है।
यही बात है जो इस अध्याय में वॉलेस डी वॉटर्स बेहद स्पष्टता और गंभीरता से कहते हैं। अमीरी की यात्रा केवल सोचने या कल्पना करने से पूरी नहीं होती, बल्कि उस सोच को साकार रूप देने के लिए हर दिन हर पल सही तरीके से काम करना अनिवार्य होता है। एफिशिएंट एक्शन यानी कि प्रभावशाली, उद्देश्यपूर्ण और पूरी उपस्थिति के साथ किया गया कार्य ही वह कुंजी है जो विचारों को भौतिक वास्तविकता में बदलती है। वॉटर्स कहते हैं कि यह जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा काम करें या दिन रात मेहनत करें। यह भी जरूरी नहीं कि आप दुनिया के सबसे होशियार व्यक्ति बन जाएं या बड़ी बड़ी डिग्रियां लें। जरूरत है तो सिर्फ एक चीज की, हर दिन हर संभव कार्य को अपने पूरे होश और ताकत के साथ उस दिन ही पूरा करना। काम को कल पर टालना या सोचते रहना कि मैं बाद में करूंगा, यह सब दरअसल आपके विश्वास की कमजोरी को दर्शाता है। क्योंकि अगर आप सच में मानते हैं कि आप अमीर बनने वाले हैं, तो फिर कोई कारण नहीं बचता कि आप आज का काम कल पर टालें। आप सिर्फ अभी इस पल में ही काम कर सकते हैं। ना तो आप अतीत में जाकर कुछ बदल सकते हैं, ना भविष्य में जाकर कुछ कर सकते हैं। तो फिर यही अब का क्षण ही सबसे शक्तिशाली होता है। एफिशिएंट एक्शन का पहला सिद्धांत यही है, वर्तमान में कार्य करें। इस पल को अपनी पूरी ऊर्जा और चेतना के साथ जिएं। जब आप कोई कार्य कर रहे होते हैं तो पूरी तरह उस कार्य में मौजूद रहें, चाहे वह ईमेल लिखना हो, किसी से बात करना हो या फिर किसी बिजनेस आइडिया पर काम करना हो। अगर आप उसमें पूरी तरह से डूबे नहीं हैं, तो आप अपनी शक्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो वॉटर्स बताते हैं वह है, हर कार्य को इस तरीके से करें जैसे वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो। अक्सर लोग छोटी चीजों को हल्के में ले लेते हैं। वे सोचते हैं कि जब बड़ा अवसर मिलेगा तब वे पूरे फोकस और ताकत से काम करेंगे। लेकिन वॉटर्स कहते हैं कि ब्रह्मांड की व्यवस्था कुछ और ही कहती है। अगर आप छोटी चीजों में भी एक्सीलेंस नहीं ला सकते, तो बड़ी चीजें आपको कभी नहीं दी जाएंगी। जैसे एक किसान हर बीज को ध्यान से बोता है, क्योंकि वह जानता है कि यही बीज फसल बनेंगे, वैसे ही आपको हर छोटे कार्य में प्रेम, फोकस और विश्वास डालना चाहिए। एफिशिएंट एक्शन में अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ओवरवर्क से बचें। वॉटर्स कहते हैं कि थक थक कर काम करना या जरूरत से ज्यादा काम करना न तो व्यावसायिक बुद्धिमानी है और न ही आध्यात्मिक विवेक। जब आप थके हुए होते हैं तो आपकी चेतना का स्तर गिर जाता है। आप नेगेटिव सोचने लगते हैं और डर, संदेह और चिंता जैसे भाव आने लगते हैं। इसलिए आपको इतना ही काम करना चाहिए जितना आप पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ कर सकते हैं। अगर आपको 8 घंटे काम करना है तो उन 8 घंटों को ऐसे करें जैसे वो आपकी जिंदगी का सबसे कीमती समय हो। उस दौरान अपने फोन से, डिस्ट्रैक्शन से, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। आपका हर कार्य एक डिक्लेरेशन होना चाहिए कि आप अमीरी के मार्ग पर हैं। एक और चीज जो वॉटर्स बताते हैं वह है एडवांस एक्शन, यानी कि हर काम को इस तरीके से करें जैसे कि आप पहले से ही सफल हो चुके हों। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो लिखते समय यह महसूस करें कि आप पहले से ही एक प्रसिद्ध लेखक हैं। अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अपने हर निर्णय को इस भाव से लें जैसे कि आपका बिजनेस पहले ही लाखों में चल रहा हो। यह प्रोएक्टिव एनर्जी ब्रह्मांड में एक गूंज पैदा करती है और अवसर खुद ब खुद आपके सामने प्रकट होते हैं। एफिशिएंट एक्शन का अर्थ यह भी नहीं है कि आप दूसरों को नियंत्रित करें या यह सोचें कि वे आपके लिए क्या कर सकते हैं। आपको बस अपने हिस्से का काम करना है, वह भी इस यकीन के साथ कि सही समय पर सही लोग, सही अवसर आपके पास आएंगे। यह यूनिवर्सल लॉ का हिस्सा है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति या परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं लग रही तो भी अपनी ऊर्जा वहां न दबाएं। अपनी दिशा पर ध्यान दें और अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करते रहें। आपके हर दिन के कार्य एक एक्यूमुलेशन की तरह होते हैं। हर दिन किया गया एफिशिएंट एक्शन अगले दिन के लिए ऊर्जा बनाता है और यह सिलसिला चलता है जब तक कि एक दिन आपकी कल्पना और आपकी वास्तविकता एक हो जाती है। अगर आप हर दिन में 10 कार्य कर सकते हैं और आप वह 10 कार्य पूरी कुशलता और विश्वास के साथ करते हैं, तो यह जरूरी नहीं कि फल तुरंत मिल जाए, लेकिन यह पक्का है कि वह फल आपके पास जरूर आएगा। इस अध्याय में वॉटर्स हमें यह भी चेतावनी देते हैं कि कोई भी व्यक्ति या संस्था आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। अगर आप एफिशिएंट एक्शन करते हैं, चाहे आपका देश कोई भी हो, आपके हालात जैसे भी हों, आपकी उम्र, जाति, भाषा कुछ भी हो, अगर आप हर दिन हर कार्य को सर्टेन वे में करते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए रास्ता बनाता है। बाधाएं मिटती हैं, संयोग बनते हैं, लोग मदद करते हैं और अचानक से आपकी दुनिया बदलने लगती है। एफिशिएंट एक्शन का मतलब है वर्क विथ ग्रैटिट्यूड। हर कार्य से पहले, दौरान और बाद में कृतज्ञता का भाव रखें। जब आप धन्यवाद की ऊर्जा में काम करते हैं तो आप अपने कार्यों को शुभ बनाते हैं। कृतज्ञता एक ऐसा चुंबक है जो और अधिक अवसरों को खींचता है। अंत में, एफिशिएंट एक्शन कोई जादू नहीं है, कोई चाल नहीं है,
ये तो जीवन जीने की एक कला है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच में अमीर बनना चाहता है, सिर्फ धन से नहीं बल्कि आत्मा, उद्देश्य और आनंद से भी। और यह कला किसी क्लास में नहीं सिखाई जाती, यह हर दिन के काम में, आपके फोकस में और आपके सोचने करने के ढंग में छिपी होती है। तो अगली बार जब आप कुछ करने जाएं, चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा, अपने आप से बस एक सवाल पूछें, क्या मैं यह कार्य एफिशिएंट एक्शन की भावना से कर रहा हूं? क्या मैं इस पल में पूरी तरह उपस्थित हूं? क्या मेरा उद्देश्य स्पष्ट है? क्या मेरी ऊर्जा उत्साह से भरी हुई है? अगर उत्तर हाँ है तो जान लीजिए कि आप अमीरी के रास्ते पर एक और कदम आगे बढ़ चुके हैं। चैप्टर 13, गेटिंग इनटू द राइट बिजनेस। अगर अमीरी पाने का रास्ता सोच, विश्वास और एक निश्चित तरीके से काम करने में छिपा है, तो सवाल उठता है, आपको कौन सा व्यवसाय या काम करना चाहिए? क्या हर व्यक्ति को एक विशेष व्यवसाय चुनना चाहिए? क्या केवल कुछ ही क्षेत्र हैं जहां अमीरी पाना संभव है? वॉलेस डी वाटल्स इस अध्याय में साफ साफ बताते हैं कि अमीरी किसी खास व्यवसाय या जगह पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके दृष्टिकोण, आपकी सोच और आपके काम करने के तरीके पर निर्भर करती है। वह कहते हैं कि हर काम, हर उद्योग, हर व्यवसाय में अमीरी पाई जा सकती है, अगर आप उसे उस सर्टेन वे में करते हैं जिस तरीके की चर्चा पूरी किताब में होती आ रही है। इसका मतलब यह है कि व्यवसाय अपने आप में ना तो सीमित है, न ही संभावनाहीन, बल्कि व्यक्ति स्वयं अपने भीतर सीमितता या संभावनाओं का निर्माण करता है। अगर आप मन से मानते हैं कि आप किसी कार्य में सफल हो सकते हैं और आप उसमें पूरी लगन, विश्वास और समर्पण से जुट जाते हैं, तो कोई कारण नहीं कि आप उसमें सफल ना हो। वाटल्स बताते हैं कि जरूरी नहीं कि आप किसी नए या अनोखे काम में हाथ डालें। आप जिस काम में पहले से हैं, अगर उसमें आप एक निश्चित तरीके से काम करना शुरू कर दें, तो वहीं से अमीरी की शुरुआत हो सकती है। अधिकतर लोग इस भ्रम में रहते हैं कि उन्हें किसी खास मौके या नए विचार का इंतजार करना चाहिए, परंतु हकीकत यह है कि अवसर वहीं होता है जहां आप खड़े हैं। अगर आप अपने वर्तमान काम को उत्कृष्टता, ईमानदारी और पूर्णता से करें, तो धीरे धीरे आपके सामने रास्ते खुलते जाएंगे। वाटल्स यहाँ एक बड़ी सीख देते हैं। आपका काम है उस व्यवसाय को चुनना जिसमें आपकी आत्मा संलग्न हो सके और फिर उसमें विश्वास और उद्देश्य के साथ कार्य करना। अगर आप अपने काम को लेकर उत्साहित हैं, अगर वो काम आपके मूल्यों और रुचियों से मेल खाता है, तो आप उसमें न सिर्फ सफल होंगे बल्कि उससे आपको गहरी संतुष्टि भी मिलेगी। इसके साथ साथ वह इस बात पर भी जोर देते हैं कि जब आप एक दिशा में कार्य शुरू कर देते हैं, तो अपनी ऊर्जा को वहीं केंद्रित रखें। बार बार व्यवसाय बदलना बिना पूर्ण समर्पण के अस्थिरता को जन्म देता है। किसी भी क्षेत्र में सफलता तभी मिलती है जब आप समय, मेहनत और अपनी चेतना को पूरी तरह उस काम में झोंक देते हैं। निरंतर बदलाव या अधूरी योजनाएं केवल भ्रम और निराशा का कारण बनती हैं। वाटल्स का यह भी कहना है कि जिस काम में आप लगे हैं, उसमें खुद को शिक्षित करना, ज्ञान बढ़ाना और अपनी क्षमताओं का विस्तार करना भी सर्टेन वे का हिस्सा है। अगर आप सोचते हैं कि अमीरी किसी आसान रास्ते से आएगी, तो यह भ्रम है। रास्ता आसान नहीं है, लेकिन साफ है, निश्चित सोच, विश्वास और लगातार प्रयत्न। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक शिक्षक हैं और आप अपनी कक्षा को प्रेरणा, नवाचार और प्रेम से भर देते हैं, तो आप सिर्फ विद्यार्थियों के जीवन को नहीं बदलते, बल्कि ब्रह्मांड की शक्तियों को आकर्षित करते हैं, जो आपको और अधिक अवसर, सम्मान और समृद्धि की ओर ले जाती हैं। अगर आप एक दुकानदार हैं और अपने ग्राहकों की सच्चे दिल से सेवा करते हैं, तो वही ग्राहक आपकी सफलता की सीढ़ियां बन सकते हैं। हर व्यवसाय में यह शक्ति होती है कि वह आपको धनवान बना सके, बस शर्त है कि आप उसमें वही सर्टेन वे अपनाएं। इसके अलावा वाटल्स इस बात पर जोर देते हैं कि जब आप सही व्यवसाय में होते हैं, तो आपको दूसरों की नकल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको केवल यह देखने की जरूरत है कि आप अपने ग्राहकों, समाज और ब्रह्मांड के प्रति किस तरह से मूल्य प्रदान कर सकते हैं। जब आपका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं बल्कि सच्चे अर्थों में सेवा देना होता है, तो प्रकृति और ब्रह्मांड आपको अपनी पूरी शक्ति से सहयोग देता है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, कभी भी ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा की भावना से कार्य मत करो। अगर आप सोचते हैं कि फला व्यक्ति पहले से उस व्यवसाय में है और उसने सारा बाजार घेर रखा है, तो आप सीमित सोच में जी रहे हैं। ब्रह्मांड अनंत है और उसकी संभावनाएं भी अनंत है। अमीरी की दुनिया में प्रतिस्पर्धा नहीं, सृजन, क्रिएशन का स्थान है। आप जो सेवा या उत्पाद दे सकते हैं, उसकी अपनी अनूठी विशेषता है। जब आप स्वयं की मौलिकता और ऊर्जा को साथ लेकर आते हैं, तो बाजार खुद आपके लिए रास्ता बनाता है। इस अध्याय के अंत में वाटल्स याद दिलाते हैं कि सफलता का मार्ग कोई रहस्यमय प्रक्रिया नहीं है, यह एक स्पष्ट प्रणाली है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में सफल हो सकता है। आपको केवल 3 बातें करनी है: सोचना, विश्वास रखना और निश्चित तरीके से कार्य करना।
जब ये तीनों बातें एक साथ होती हैं तो रास्ता अपने आप खुलता जाता है। इसलिए अगर आप अभी किसी छोटे व्यापार में हैं, किसी नौकरी में हैं या किसी स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले अपने दिल से पूछिए, क्या यह वो काम है जिसे करते हुए मुझे आनंद आता है? क्या मैं इसमें पूरी तरह से समर्पित हो सकता हूँ? और अगर जवाब हाँ है तो बिना देर किए उसी में पूरी ताकत से लग जाइए। फिर देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके हर प्रयास का जवाब देता है, धन, अवसर, लोगों और विचारों के रूप में। वॉलेस डी वाटल्स का यह अध्याय एक गूढ़ लेकिन व्यावहारिक ज्ञान से भरा है। यह हमें सिखाता है कि व्यवसाय कोई भाग्य का खेल नहीं है, न ही केवल चतुराई का। यह एक विज्ञान है, सोच, भावना और कर्म का विज्ञान। और जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप किसी भी व्यवसाय में प्रवेश कर सकते हैं और उसे समृद्ध बना सकते हैं। चैप्टर 14, द इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीज। तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जब कमरे में आते हैं तो उनके आने से माहौल बदल जाता है? न रोशनी तेज होती है, न संगीत बजता है, फिर भी उनकी मौजूदगी से एक ऊर्जा फैलती है जैसे जीवन की धड़कन तेज हो गई हो। ऐसा क्यों होता है? वॉलेस डी वाटल्स के अनुसार यह उस व्यक्ति की इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीज यानी वृद्धि की छाप का असर होता है। इस अध्याय में वो हमें यही सिखाते हैं कि यदि हमें धन, समृद्धि और सफलता को अपनी ओर आकर्षित करना है तो हमें हर उस व्यक्ति, वस्तु और स्थान पर वृद्धि की भावना छोड़नी होगी। जहां भी हम जाएं, हर जीवित प्राणी की मूल प्रवृत्ति होती है बढ़ना, फैलना, समृद्ध होना। चाहे वो पौधा हो, जानवर हो या इंसान, हर कोई अपने जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ना चाहता है। कोई भी पीछे नहीं जाना चाहता, घटना नहीं चाहता, सिकुड़ना नहीं चाहता। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति, संस्था, ब्रांड या व्यवसाय उस वृद्धि की भावना को लोगों में जगा देता है तो लोग उसकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाते हैं। अब जरा सोचो, जब तुम किसी से मिलते हो, कोई ग्राहक, सहकर्मी या दोस्त, क्या वे तुम्हारे साथ मिलने के बाद खुद को पहले से बेहतर महसूस करते हैं? क्या उन्हें लगता है कि तुम्हारे संपर्क में आने से उन्होंने कुछ पाया है? आत्मविश्वास, प्रेरणा, शांति या अवसर? यदि हाँ, तो तुम वह इंक्रीज की छाप छोड़ रहे हो। यदि नहीं, तो चाहे तुम कितनी भी योजनाएं बनाओ, कितनी भी मेहनत करो, तुम्हारी सफलता अधूरी रहेगी, क्योंकि तुम एक बुनियादी नियम को तोड़ रहे हो कि हर चीज को वृद्धि चाहिए। वाटल्स समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति उस इंसान के संपर्क में रहना नहीं चाहता जो उन्हें छोटा, कमजोर या निराश महसूस कराए, लेकिन हर कोई उस इंसान के करीब रहना चाहता है जो उन्हें बड़ा, सक्षम और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाए। यही कारण है कि कुछ नेता, शिक्षक या व्यापारी इतने आकर्षक बन जाते हैं। उनका व्यक्तित्व, उनका व्यवहार, उनके शब्द, हर चीज से इंक्रीज की सुगंध आती है। अब ये सवाल उठता है, ये छाप कैसे छोड़ी जाए? क्या ये जन्मजात गुण है या इसे सीखा जा सकता है? वाटल्स स्पष्ट करते हैं कि यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है। सबसे पहले तुम्हें खुद ने विश्वास करना होगा कि तुम बढ़ रहे हो, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। जब तुम्हारे भीतर ये भावना मजबूत हो जाती है, तब तुम्हारा बोलना, चलना, देखना सब कुछ बदल जाता है। लोग तुम्हारे चेहरे की रोशनी से, तुम्हारी आंखों की चमक से, तुम्हारी बातों की गहराई से समझने लगते हैं कि तुम आगे बढ़ रहे हो, और वही वृद्धि वो खुद ने भी देखना चाहते हैं। यदि तुम किसी व्यवसाय में हो तो अपने ग्राहक को यह महसूस कराओ कि तुम्हारा उत्पाद या सेवा उनके जीवन में कुछ बढ़ा सकती है, चाहे वो आराम हो, स्टाइल हो, समय की बचत हो या आत्मसंतोष। यह सिर्फ उत्पाद की विशेषताओं की बात नहीं है, बल्कि उस भावना की बात है जो ग्राहक तुम्हारे ब्रांड से जोड़ता है। अगर वो भावना ग्रोथ है तो ग्राहक बार बार लौटेगा। अगर तुम किसी कंपनी में कर्मचारी हो तो अपने मैनेजर, सहकर्मियों या क्लाइंट्स को यह दिखाओ कि तुम्हारे साथ काम करने से उन्हें फायदा हो रहा है, सिर्फ कार्यक्षमता में नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी। क्या वे तुम्हारे साथ काम करके प्रेरित महसूस करते हैं? क्या उन्हें लगता है कि तुम्हारी वजह से टीम आगे बढ़ रही है? अगर हाँ, तो तुम्हारा कद अपने आप बढ़ता जाएगा और साथ ही तुम्हारी कमाई भी। इस सिद्धांत का मूल यह है कि तुम्हें हर व्यक्ति को ऐसा आभास देना है कि तुम उसकी उन्नति में सहायक हो सकते हो। यह कोई नाटकीय प्रदर्शन नहीं है, न ही बनावटी मुस्कान या जबरन तारीफ। यह है एक सच्ची भावना जो तुम्हारे भीतर से आती है जब तुम वास्तव में यह चाहते हो कि सामने वाला बढ़े, खुश रहे, समृद्ध हो। इस भावना को विकसित करने का एक सरल तरीका है हर दिन, हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो कोई अजनबी क्यों ना हो, अपने मन में यह कहना कि मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे लिए शुभकामनाएं करता हूं। जब यह भावना तुम्हारे व्यवहार में उतरने लगेगी तो तुम पाओगे कि तुम्हारा व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करने लगा है। यहाँ वाटल्स एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी भी देते हैं, कभी भी ईर्ष्या मत करो। जब तुम दूसरों की सफलता देखकर जलते हो तो तुम्हारे चेहरे और शब्दों से नकारात्मकता झलकती है। इससे इंक्रीज की बजाय डिक्रीज का प्रभाव फैलता है
और लोग तुमसे दूर हो जाते हैं। याद, तुम्हारे पास सब कुछ प्राप्त करने की शक्ति है, बशर्ते तुम चाहो कि दूसरों को भी वो प्राप्त हो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है, न पैसा, न ज्ञान, न अवसर, तो कम से कम अपनी ऊर्जा, अपना आशीर्वाद और अपनी मुस्कान तो दे सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें भी किसी की आत्मा को छू सकती हैं और उन्हें महसूस करा सकती हैं कि उनके जीवन में कुछ बड़ा हो सकता है। यहाँ एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत भी छिपा है। जब तुम दूसरों की वृद्धि की कामना करते हो तो ब्रह्मांड उसी कामना को लौटाकर तुम्हारे जीवन में वृद्धि करता है। तुम जो देते हो वही लौटकर आता है, कई गुना बढ़कर। इसलिए यदि तुम बढ़ना चाहते हो तो दूसरों को भी बढ़ाने की भावना रखो। अब सोचो, अगर तुम एक किताब लिख रहे हो तो क्या पाठक उसे पढ़ने के बाद समृद्ध महसूस करेगा? अगर तुम एक वीडियो बना रहे हो तो क्या दर्शक उसे देखकर प्रेरित होगा? अगर तुम एक दुकान चला रहे हो तो क्या ग्राहक वहां आकर खुद को थोड़ा बेहतर महसूस करेगा? अगर हर बार जवाब हाँ है तो समझ लो तुम सफलता के रास्ते पर हो। वॉटल्स अंत में कहते हैं कि जो व्यक्ति इंक्रीज की भावना हर दिन, हर रिश्ते, हर काम में डाल देता है, वह कभी असफल नहीं हो सकता। उसे दौलत मिलती है, संबंधों में मिठास मिलती है, स्वास्थ्य बेहतर होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे अपने होने का असली अर्थ मिल जाता है। तो आज से एक नया संकल्प लो कि जहां भी जाओ, जो भी करो, वहां अपने पीछे वृद्धि की एक छाप छोड़कर आओ। ऐसा करो कि लोग तुम्हारे साथ समय बिताने की बात कहें, उससे मिलकर मेरा दिन बन गया। यही है सच्ची समृद्धि की पहली निशानी। चैप्टर 15, द एडवांसिंग मैन। अब तक की सभी बातों का सार अगर किसी एक इंसान में समाया हो तो वो है द एडवांसिंग मैन। एक ऐसा व्यक्ति जो न केवल खुद आगे बढ़ता है बल्कि अपने साथ पूरी दुनिया को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वाटर्स इस अध्याय में हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा धन केवल पैसा नहीं होता, बल्कि एक ऐसा जीवन होता है जो लगातार उन्नति की ओर बढ़ रहा हो। मानसिक, आत्मिक, नैतिक और भौतिक सभी स्तरों पर वो व्यक्ति जो लगातार विकास की दिशा में बढ़ रहा है, वही वास्तव में अमीर है। वाटर्स कहते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान जानबूझकर या अनजाने में ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होता है जो एडवांसिंग हैं, यानी जो आगे बढ़ रहे हैं, जो ऊर्जा से भरे हुए हैं, जिनकी बातों और कामों से उम्मीद झलकती है। ऐसे लोगों को देखकर बाकी लोग अपने जीवन की संभावनाओं को पहचानते हैं। ऐसा व्यक्ति न तो प्रतिस्पर्धा करता है, न ही दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करता है। वह केवल सृजन करता है, कुछ नया, कुछ उपयोगी, कुछ प्रेरणादायक। उसकी हर गतिविधि इस भाव से होती है कि वह स्वयं भी बढ़े और दूसरों को भी बढ़ाए। वह एक ऐसे क्रिएटिव फील्ड में कार्य करता है जहां अभाव नहीं है, केवल अवसर है। वाटर्स का कहना है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एक एडवांसिंग मैन बनना होगा। आप किसी भी काम को करें, कोई भी व्यवसाय हो, यदि आप लोगों को यह महसूस करा सकें कि आपकी संगति में वे भी आगे बढ़ सकते हैं, तो वे स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होंगे। चाहे आप एक व्यापारी हों, शिक्षक हों, लेखक हों या कारीगर, यदि आपकी उपस्थिति लोगों को यह भरोसा देती है कि वे भी उन्नति कर सकते हैं, तो वे आपका साथ चाहेंगे। अब सवाल उठता है, कैसे बने एडवांसिंग मैन? इसका उत्तर है, हर दिन, हर काम में, हर सोच में विकास का भाव होना चाहिए। जब आप किसी से मिलें तो उसे ऐसा अनुभव हो कि आपके संपर्क में आकर उसका जीवन बेहतर हो सकता है। जब आप कोई सेवा दें तो ग्राहक को सिर्फ उत्पाद न मिले, उसे आपकी ऊर्जा, आपका विकास का भाव भी मिले। आपका पहनावा, आपकी बोली, आपकी चाल, सब कुछ यह बताता है कि आप एक उन्नति की दिशा में बढ़ने वाले व्यक्ति हैं। यह कोई दिखावा नहीं है, बल्कि प्रेरणा देने का तरीका है। जब लोग आपको देखते हैं तो उन्हें अपने भविष्य की एक झलक मिलती है। एडवांसिंग मैन कभी आलसी नहीं होता, वो हमेशा सक्रिय रहता है। उसका मन सकारात्मक होता है और वह निरंतर कार्य में लगा रहता है, न केवल पैसे के लिए बल्कि इसलिए कि वह जानता है कि सेवा के बिना सच्ची समृद्धि संभव नहीं। वह जानता है कि हर कार्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अगर सच्चे मन से सर्टेन वे में किया जाए तो वो अंततः धन और संतोष दोनों लाता है। फेथ यानी आस्था इस प्रक्रिया का मूल है, पर फेथ अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक वो एक्शन यानी कार्य में परिवर्तित ना हो। एडवांसिंग मैन हर दिन काम करता है उसी सर्टेन वे में जिसकी पूरी किताब में चर्चा हुई है। वह ना तो डगमगाता है, ना ही दूसरों से तुलना करता है। उसकी दिशा स्पष्ट है, उसका उद्देश्य साफ है और उसका आत्मविश्वास अडिग। वेटल्स यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं आगे बढ़ रहा होता है वही दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। लोग किसी ऐसे का अनुसरण करना चाहते हैं जो उन्हें यह महसूस करा सके कि मैं भी आगे बढ़ सकता हूं, और यही भूमिका निभाता है एडवांसिंग मैन। वह अकेले सफल नहीं होता बल्कि दूसरों की सफलता का मार्ग भी खोलता है। इस एडवांसिंग लाइफ को जीने का अर्थ है अपने जीवन को एक मिसाल बनाना,
हर दिन खुद से पूछना, क्या मैं आज कल से बेहतर हूं? क्या मेरे कार्यों से किसी को लाभ हुआ? क्या मेरी सोच रचनात्मक थी या प्रतिस्पर्धात्मक थी? वाटल्स ये भी चेतावनी देते हैं कि अगर आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया है तो फिर कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती, सिवाय आपकी खुद की शंका और आलस्य के। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति सजग और सक्रिय रहता है वो अंततः सफल होता ही है, और ये सफलता केवल वित्तीय नहीं होती, यह एक संपूर्ण जीवन की सफलता होती है। अंततः वाटल्स कहते हैं कि अमीरी कोई संयोग नहीं है, यह कोई रहस्य नहीं है, यह एक विज्ञान है, एक सटीक प्रक्रिया है जिसे कोई भी व्यक्ति अमाकर अमीर बन सकता है। परंतु यह तभी संभव है जब वह व्यक्ति एडवांसिंग मैन की तरह जिए, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, सेवा के साथ और लगातार विकास की भावना के साथ। तो अब जब आप इस पुस्तक का अंतिम अध्याय पढ़ चुके हैं, एक सवाल उठता है, क्या आप केवल एक पढ़ने वाले पाठक बनकर रहेंगे, या फिर आप एक एडवांसिंग मैन बनेंगे जो न केवल स्वयं अमीर बनेगा बल्कि अपने समाज, अपने परिवेश और इस दुनिया के लिए भी उन्नति का स्रोत बनेगा? फैसला आपका है। पर याद रखिए, यह संसार हमेशा उस व्यक्ति की राह देखता है जो आगे बढ़ रहा हो और दूसरों को भी साथ लेकर चल रहा हो। चैप्टर 16 सम कॉशंस एंड कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस। जब हम एक किताब के अंत में पहुंचते हैं तो लेखक का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि उस ज्ञान को व्यवहार में लाने की दिशा में कुछ अंतिम निर्देश, चेतावनियां और प्रेरणाएं देना भी होता है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का यह अंतिम अध्याय, सम कॉशंस एंड कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस, कोई साधारण निष्कर्ष नहीं है, बल्कि यह उस दिशा का स्पष्ट मानचित्र है जिसमें चलते हुए हम न केवल अमीर बन सकते हैं बल्कि सच्चे अर्थों में एक पूर्ण जीवन भी जी सकते हैं। वाटल्स इस अध्याय में उन अंतिम बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं जो हर साधक को याद रखने चाहिए जो वास्तव में द सर्टेन वे में चलकर अमीरी की ओर बढ़ना चाहता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो वाटल्स कहते हैं वो है, अपने विचारों को डगमगाने मत दो। इस किताब के पहले अध्याय से लेकर अब तक हर विचार एक ही दिशा में जाता है कि विचार की शक्ति ही वास्तविकता की जननी है। इसलिए यदि आपने एक बार सोच लिया है कि आप अमीर बनेंगे तो उस विचार को कभी छोड़ना नहीं है, भले ही आसपास की परिस्थितियां विपरीत क्यों न हों। वह चेतावनी देते हैं कि ऐसे कई लोग और संस्थाएं मिलेंगी जो आपको बताएंगी कि पैसा बुरा है, धन की चाह आत्मिक विकास को रोकती है, या सच्ची खुशी तो त्याग में है। ऐसे विचार सीधे सीधे आपको आपके रास्ते से भटकाने वाले हैं। वाटल्स स्पष्ट करते हैं कि धन अर्जन कोई पाप नहीं है अगर आप उसे सर्टेन वे में करते हैं, यानी कि सेवा, सृजन और सकारात्मकता के साथ। ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत से लोग केवल इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे अपने विचारों में स्थिर नहीं रहते। आज वे उत्साहित होते हैं, कल संदेह में पड़ जाते हैं, फिर परसों कोई पुरानी धारणा उन्हें रोक देती है। इस उतार चढ़ाव से मुक्त होने का एक ही तरीका है, निरंतरता और एकाग्रता। जैसे सूरज की किरणें जब लेंस से होकर केंद्रित की जाती हैं तो वो आग लगा सकती हैं, ठीक वैसे ही जब आपके विचार केंद्रित हो जाते हैं तो वे आपकी दुनिया को बदल सकते हैं। वाटल्स यहाँ एक और बड़ी चेतावनी देते हैं, दूसरों की स्थिति पर सहानुभूति के नाम पर खुद की मानसिक स्थिति को न बिगाड़ो। मान लो आपके आसपास कोई बहुत गरीब में है तो उसकी मदद करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आप उसकी परिस्थिति देखकर खुद को निराशा में डुबो लेते हैं तो आप ना तो उसकी मदद कर सकते हैं और ना ही खुद की। याद रखो, आपका सबसे बड़ा योगदान तब होगा जब आप स्वयं सफलता की ऊंचाई पर पहुंचकर दूसरों को ऊपर उठाने की शक्ति रखते हो। इस अध्याय में वाटल्स यह भी कहते हैं कि धन अर्जन कोई एक बार की गतिविधि नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में सबसे जरूरी है ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं है, यह ब्रह्मांड से संबंध जोड़ने का माध्यम है। जब आप ईश्वर या ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो आप यह दर्शाते हैं कि आपको भरोसा है कि आप इस जीवन की भव्यता को समझते हैं और आप और अधिक प्राप्त करने के योग्य हैं। परंतु कृतज्ञता तभी सच्ची मानी जाएगी जब वह कार्य में परिलक्षित हो। केवल सोचने या बोलने से कुछ नहीं होता, आपको अपने विचारों को कर्म में बदलना होगा। और यहाँ वाटल्स बार बार जोर देते हैं, एक्स्ट नाउ, अभी कार्य करो, इसी क्षण, इसी परिस्थिति में। लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं तब शुरू करूंगा जब मेरे पास पूंजी होगी, जब मेरे पास समय होगा, या जब सब कुछ अनुकूल होगा। पर ऐसा समय कभी नहीं आता। आप जहां हो वहीं से जो साधन है उसी से शुरू करो। इस अध्याय में वाटल्स यह भी बताते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा योजनाएं बनाने में ही जीवन गंवा देते हैं। वे एक्शन की जगह परफेक्शन खोजते रहते हैं, पर इस विज्ञान में परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है इमीडिएट राइट एक्शन, यानी कि अभी और सही दिशा में किया गया कार्य। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दीजिए,
दूसरों की सफलता से जलन या ईर्ष्या मत रखो। जब आप किसी और को अमीर होते देखते हैं तो आपके मन में दो तरह की भावनाएं आ सकती हैं। या तो आप सोचें कि वाह, अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, या आप सोचें किस्मत वाला है, मुझे तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। पहली भावना आपको अमीरी के करीब लाती है और दूसरी भावना आपको और पीछे धकेल देती है। इसलिए दूसरों की सफलता को देखकर भी कृतज्ञ बनो, क्योंकि यह संकेत है कि ब्रह्मांड में अवसरों की कमी नहीं है। यह अध्याय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अमूल्य है जो शुरू तो कर देते हैं पर बीच में हार मान लेते हैं। वाटल्स कहते हैं, हार मानना इस विज्ञान में सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि यह केवल बाहरी हार नहीं होती, यह आपके अंदर के विश्वास की हार होती है। और जब एक बार विश्वास टूट गया तो पुनर्निर्माण कठिन हो जाता है। अंत में वाटल्स ये भी बताते हैं कि आपकी धन अर्जन की प्रक्रिया कोई व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, यह पूरी मानवता के लिए लाभकारी हो सकती है, बशर्ते आप इसे सेवा, सृजन और सद्भाव के भाव से करें। जब आप अमीर बनते हैं तो आप दूसरों को रोजगार देते हैं, सेवा देते हैं, प्रेरणा देते हैं। इसलिए यह सोच छोड़ दीजिए कि मैं केवल अपने लिए कर रहा हूं। आप समाज का अंग हैं और आपकी उन्नति समाज की उन्नति है। अब आइए कुछ अंतिम निष्कर्षों को गहराई से समझें। सोचो केवल उसी बात पर जो तुम चाहते हो, न कि उस पर जो तुम नहीं चाहते, क्योंकि जहां ध्यान जाएगा वहीं ऊर्जा जाएगी। हर दिन कार्य करो, वह भी सकारात्मक और सृजनात्मक भाव से। कोई दिन खाली नहीं जाना चाहिए। जो भी परिस्थिति हो, कृतज्ञ बने रहो, क्योंकि यही आस्था का मूल है। डगमगाओ मत। अगर कभी संदेह आए तो मूल सिद्धांतों पर लौट आओ। तुलना मत करो, अपने रास्ते पर चलो, अपने समय पर फल मिलेगा। अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैलाओ, क्योंकि जैसे आप दूसरों को महसूस कराते हो वैसी ही दुनिया आपके लिए बनती है। जब आप इस पुस्तक को बंद करें तो केवल इसे एक पढ़ी गई किताब न समझें, यह एक जीवन जीने का तरीका है। यह एक नई चेतना है जो आपको बताती है कि आप केवल भाग्य के भरोसे जीवित नहीं हैं। आप एक सृजनशील आत्मा हैं जो अपने विचारों, विश्वासों और कार्यों के माध्यम से अपने जीवन को आकार दे सकती है। अब समय है कि आप यह निर्णय लें कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। क्या आप उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं जो असंतोष, प्रतिस्पर्धा और अभाव की भावना में जीती है, या आप सर्टन वे में चलने वाले उस विशेष वर्ग में शामिल होना चाहते हैं जो सेवा, सृजन और स्थायी समृद्धि का प्रतीक है? फैसला आपके हाथ में है। ब्रह्मांड हर क्षण आपके निर्णय की राह देख रहा है। याद रखिए, आपका हर विचार, हर भावना, हर कार्य एक बीज है और आपकी पूरी जिंदगी उसका परिणाम। अब तय करें कि आप क्या बो रहे हैं, क्योंकि वही आपको मिलेगा। धन, सफलता, संतोष और एक समृद्ध जीवन। चैप्टर 17, समरी ऑफ द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अब जब हम वॉलेस डी वाटल्स की महान पुस्तक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के अंतिम अध्याय तक पहुंच चुके हैं, तो यह जरूरी है कि हम इस पुस्तक में बताए गए सभी सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को एक साथ जोड़कर समझें। यह अध्याय केवल दोहराव नहीं है, बल्कि एक ऐसा सार है जो पूरे ज्ञान को केंद्र में लाकर आपके सामने प्रस्तुत करता है। वाटल्स का यह विज्ञान किसी जटिल दार्शनिक विचारधारा पर आधारित नहीं है, बल्कि यह व्यवहारिक, यांत्रिक और दोहराया जा सकने वाला विज्ञान है। यह विचार, विश्वास, उद्देश्य और कार्य पर आधारित विज्ञान है। वाटल्स ने बार बार जिस केंद्रीय सत्य को दोहराया है वह यह है, इस ब्रह्मांड में एक ऐसा सोचने वाला तत्व मौजूद है जिससे सारी वस्तुएं बनी हैं और जो अपने मूल रूप में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब कोई विचार इस निराकार तत्व पर गहराई से डाला जाता है तो वह विचार वास्तविक वस्तु का रूप ले लेता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, लेकिन यह केवल कल्पना या इच्छा से नहीं होता, बल्कि स्थिर विश्वास, कृतज्ञता और निश्चित कार्य से होता है। आप अमीरी को आकर्षित नहीं कर सकते यदि आप अमीरों से ईर्ष्या करते हैं या अपनी गरीबी के लिए शिकायत करते हैं। इसके बजाय आपको यह स्पष्ट रूप से जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं। उस विचार को स्थिर विश्वास के साथ बनाए रखना होगा और फिर हर दिन एक निश्चित ढंग से कार्य करना होगा। यह निश्चित ढंग, सर्टन वे, क्या है? यह एक ऐसा रास्ता है जिसमें उद्देश्य, कृतज्ञता और दक्षता शामिल होती है। इसका मतलब है कि आप हर दिन जो भी कर सकते हैं वह करें और उसे पूरी दक्षता से करें। कोई भी कार्य छोटा नहीं है यदि वह उद्देश्य की दिशा में उठाया गया कदम है। यदि आप एक सामान्य क्लर्क हैं तो भी यदि आप प्रत्येक कार्य को दक्षता और ईमानदारी से करते हैं तो आप प्रगति की राह पर हैं। वाटल्स कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना होगा कि सफलता बाहरी स्थितियों पर नहीं, बल्कि आंतरिक मानसिकता और क्रियाओं पर निर्भर करती है। संपत्ति प्राप्त करने की यह प्रक्रिया किसी विशेष वर्ग, जाति या शिक्षा पर निर्भर नहीं करती। यह विज्ञान हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो। वाटल्स ने विशेष रूप से कहा है कि यह विज्ञान इसलिए प्रभावी है क्योंकि यह सार्वभौमिक नियमों पर आधारित है।
जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसका अर्थ यह है कि यदि आप इन सिद्धांतों को सही ढंग से और निरंतर अपनाते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। यह किसी चमत्कार पर आधारित नहीं, बल्कि सोचने और कार्य करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित है। इस अध्याय में वॉटल्स विशेष रूप से यह बात स्पष्ट करते हैं कि इस विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण बात है सोचने का तरीका। आपको जो कुछ भी चाहिए उसकी एक स्पष्ट मानसिक छवि बनानी चाहिए। यह छवि जितनी अधिक जीवंत, विस्तृत और वास्तविक होगी, उतनी ही जल्दी वह विचार निराकार तत्व पर छप जाएगा और साकार होगा। लेकिन यह प्रक्रिया केवल सोचने से पूरी नहीं होती। इसमें एक महत्वपूर्ण घटक और है कार्य। और वह कार्य भी सिर्फ व्यस्त रहने का नाम नहीं, बल्कि प्रत्येक कार्य को एक उद्देश्य और संपूर्ण दक्षता के साथ करना है। कृतज्ञता इस विज्ञान का एक प्रमुख स्तंभ है। जब आप उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप ब्रह्मांड के उस स्रोत से जुड़ते हैं जो आपको और अधिक देने के लिए तत्पर रहता है। नकारात्मक सोच, शिकायतें, आलोचना और ईर्ष्या इस जुड़ाव को तोड़ देती है। इसलिए आभार एक सक्रिय ऊर्जा है जो आपके विचारों को और भी शक्तिशाली बनाती है। इस पूरी प्रक्रिया में विश्वास एक ऐसा तत्व है जो सोच और कार्य के बीच की खाई को पाटता है। यदि आपके मन में संदेह है, यदि आप सोचते हैं कि यह काम नहीं करेगा, तो आप स्वयं उस ऊर्जा को रोक देते हैं जो आपकी इच्छाओं को साकार कर सकती थी। इसलिए वॉटल्स कहते हैं कि आपको अपने विचारों में पूर्ण विश्वास रखना होगा और ऐसा व्यवहार करना होगा जैसे आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि निर्माण पर ध्यान देना। यदि आप सोचते हैं कि इस संसार में संसाधन सीमित हैं और आपको दूसरों से छीन कर लेना है, तो आप एक गलत धारणा में जी रहे हैं। ये ब्रह्मांड असीम संभावनाओं से भरा हुआ है और हर व्यक्ति के लिए समृद्धि उपलब्ध है। इसलिए अपनी ऊर्जा को प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि निर्माण में लगाएं। एक नया विचार, एक नई सेवा, एक नया उत्पाद, यह सब निर्माण के रूप हैं। वॉटल्स ये भी स्पष्ट करते हैं कि केवल पढ़ना और समझना पर्याप्त नहीं है। यदि आप इस विज्ञान को समझने के बाद भी उस पर अमल नहीं करते तो इसका कोई लाभ नहीं। आपको इस प्रक्रिया को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अपने विचारों को स्पष्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, कृतज्ञ रहिए और हर दिन क्रियाशील रहिए। यदि आप किसी दिन आलस्य या संदेह के शिकार हो जाएं, तो तुरंत अपने उद्देश्य और विश्वास की ओर लौट आइए। ये सतत अभ्यास की प्रक्रिया है जो अंततः सफलता की ओर ले जाती है। यह विज्ञान एक बार में पूरी तरह समझ में नहीं आता। वॉटल्स स्वयं कहते हैं कि आपको इस पुस्तक को बार बार पढ़ना चाहिए जब तक कि इसके प्रत्येक सिद्धांत आपके अवचेतन मन में बैठ न जाए। जब यह ज्ञान आपके अंदर पूर्ण रूप से समाहित हो जाएगा, तब आप स्वतः ही उसी निश्चित ढंग से सोचने और कार्य करने लगेंगे और तभी आप अनुभव करेंगे कि आपकी इच्छाएं एक एक करके पूरी होने लगी हैं। अंत में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि द साइंस ऑफ गेटिंग रिच केवल धन कमाने की विधि नहीं है, बल्कि यह जीवन को एक उच्च स्तर पर जीने की कला है। यह पुस्तक सिखाती है कि कैसे आप अपने मन को नियंत्रित करके सही सोच, विश्वास, कृतज्ञता और कार्य के माध्यम से वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। यह आत्मनिर्भरता का मार्ग है जहां आप अपने जीवन के रचयिता स्वयं बनते हैं। इस विज्ञान को अपनाकर आप न केवल धन प्राप्त करते हैं, बल्कि संतोष, मानसिक शांति और सामाजिक समर्पण भी प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब आप अमीर होते हैं तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, समाज को बेहतर बना सकते हैं और अपने परिवार को एक समृद्ध जीवन दे सकते हैं। वॉटल्स का विज्ञान केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, यह एक सामाजिक और आध्यात्मिक जागृति का माध्यम भी है। चैप्टर 18 समरी ऑफ द साइंस ऑफ गेटिंग रिच ये अंतिम अध्याय है उस विचारधारा का जो अब तक पाठक को एक नई दिशा देने में सफल रहा है। अब जब हम द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं, तो लेखक वॉलेस डी वॉटल्स हमें एक बार फिर उस समस्त विज्ञान का सार देने जा रहे हैं जो उन्होंने पूरे पुस्तक में स्पष्ट किया है। इस अध्याय में न तो कोई नया सिद्धांत है, न ही कोई अलग सोच, बल्कि यह एक गूढ़ निष्कर्ष है जिसमें जीवन को बदलने की समस्त शक्ति समाहित है। लेखक का उद्देश्य यहाँ केवल पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि उस सोच को क्रिस्टल की तरह स्पष्ट बनाना है जिसे पाठक को अपने जीवन में उतारना है। इस विज्ञान की शक्ति न किसी रहस्यवाद में है, न किसी चमत्कार में, बल्कि यह सोच, विश्वास, उद्देश्य और कार्य की ठोस प्रक्रिया में निहित है। वॉटल्स बार बार दोहराते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक थिंकिंग स्टफ से बना है, एक ऐसी बुद्धिमान अनंत ऊर्जा जो हर जगह व्याप्त है। जब आप इस सोचने वाली ऊर्जा के भीतर किसी विचार को बार बार डालते हैं, विश्वास के साथ, स्पष्टता के साथ और आभार के साथ, तो वह विचार वस्तु बन जाता है। यही वह वैज्ञानिक सिद्धांत है जिससे कोई भी व्यक्ति समृद्ध बन सकता है।
अगर वह इसे निश्चित तरीके से अपनाता है। वह कहते हैं केवल इच्छा करने से या कल्पना करने से आप अमीर नहीं बन सकते। आपको जो चाहिए उसकी एक स्पष्ट मानसिक छवि बनानी होगी। उस छवि पर लगातार ध्यान देना होगा, अपने दिल और दिमाग में पूरी श्रद्धा के साथ। आपको विश्वास करना होगा कि वह विचार यथार्थ में बदलेगा। और यही नहीं, आपको हर दिन कार्य करना होगा, और वह भी सर्टेन वे में। यही वह तरीका है जो विचार को वास्तविकता में बदलता है। इस अध्याय में लेखक दो चीजों पर विशेष जोर देते हैं। फर्स्ट, फेथ यानी अडिग विश्वास, और सेकंड, एक्शन यानी कार्य। आप किसी भी धर्म, जाति, भाषा या समाज से हों, यह नियम हर एक पर लागू होता है। यह कानून ब्रह्मांड का है और इसकी क्रिया सार्वभौमिक है। वाटल्स कहते हैं कि जब आप सोच को थिंकिंग सब्सटेंस में डालते हैं तो वह विचार पदार्थ में बदल जाता है, परंतु अगर आप शक करते हैं या बार बार अपनी इच्छा पर संदेह करते हैं तो वह ऊर्जा विखंडित हो जाती है और परिणाम नहीं आता। ध्यान देने वाली बात यह है कि लेखक ये भी कहते हैं कि जब आप कोई विचार इस ब्रह्मांड को देते हैं तो वो उसी पल उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उसका भौतिक रूप आपके पास आने में समय लगता है। उसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से आना होता है। यही कारण है कि धैर्य और विश्वास आवश्यक है। यदि आप इस प्रक्रिया को बीच में छोड़ देंगे या असहिष्णुता दिखाएंगे तो परिणाम अधूरा रह जाएगा। वाटल्स इस विज्ञान को दोहराते हुए याद दिलाते हैं कि सच्चा धन वही है जो न केवल आपकी भौतिक जरूरतों को पूरा करे बल्कि आपकी आत्मा को भी समृद्ध करे। अगर आपका उद्देश्य केवल दिखावा है तो यह विज्ञान आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपकी चाहत सच्ची है, अगर आप जीवन में प्रचुरता चाहते हैं ताकि आप दूसरों की भी मदद कर सकें, तो यह विज्ञान आपके लिए खुला है। सर्टेन वे क्या है? यह वह तरीका है जिसमें आप हर दिन हर वह कार्य करते हैं जो संभव हो, पूरे मन से, कुशलता से और ईमानदारी से। आप दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते, आप विश्वास करते हैं कि आपके लिए प्रचुरता उपलब्ध है। आप आभार प्रकट करते हैं न केवल उस धन के लिए जो आने वाला है बल्कि उस अवसर के लिए भी जो आपके पास है। आप अपने विचारों को सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखते हैं। आप बिखरते नहीं हैं, भटकते नहीं हैं। लेखक एक स्पष्ट चेतावनी भी देते हैं, अगर आप इस विज्ञान को केवल थोड़े समय के लिए अपनाते हैं और फिर असंतोष में लौट जाते हैं तो यह कार्य नहीं करेगा। यह विज्ञान केवल उनके लिए है जो पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ इसे अपनाते हैं। आपको हर दिन हर समय अपने विचारों को नियंत्रित रखना होगा। मन कभी कभी पुराने पैटर्न में लौटेगा जहां डर, शक और सीमाएं थीं, लेकिन आपको उसे तुरंत वापस खींचकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना है। इस विज्ञान का सार है 3 स्तंभ है, थॉट, फेथ एंड एक्शन। विचार, विश्वास और क्रिया। आपको स्पष्ट विचार चाहिए, फिर विश्वास चाहिए कि वह विचार पूर्ण होगा, और अंत में दैनिक कार्यवाही जिसमें आप उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। इस अध्याय में वाटल्स एक विशेष बात कहते हैं, डू नॉट वेट फॉर अ चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, यानी अपने हालात के बदलने का इंतजार मत कीजिए। आप जहां हैं वहीं से शुरुआत कीजिए, क्योंकि जो आपके पास है वही आपके अगले कदम के लिए पर्याप्त है। अगर आप हर दिन अपने पूरे सामर्थ्य से कार्य करेंगे, हर अवसर का पूरा उपयोग करेंगे और आभार से भरकर कार्य करेंगे तो रास्ता अपने आप खुलेगा। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने आसपास की परिस्थितियों को दोषी ठहराना छोड़ना होगा। अमीरी किसी विशेष वर्ग, देश, शिक्षा या परवरिश की मोहताज नहीं है। यह विज्ञान सार्वभौमिक है। जो कोई भी इसे दिल से अपनाता है वह समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। अंत में वाटल्स कहते हैं कि अगर आप इस विज्ञान को अपने जीवन में पूरी सच्चाई और विश्वास से अपनाते हैं तो सफलता निश्चित है। इसमें कोई संदेह नहीं। यह कोई भावनात्मक विचार नहीं बल्कि वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह एक ऐसी विधि है जिसे आप बार बार अपनाकर परिणाम पा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई रसायन वैज्ञानिक प्रक्रिया को दोहराकर परिणाम प्राप्त करता है। अब जब आपने द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के हर अध्याय को ध्यान से सुना, समझा और आत्मसात किया, तो अब बारी है उसे अपनी जिंदगी में उतारने की। ये किताब केवल अमीरी की बात नहीं करती, ये उस सोच, उस दृष्टिकोण और उस एक्शन की बात करती है जो हमें किसी भी सपने को हकीकत में बदलने की ताकत देती है। वॉलेस डी वाटल्स हमें ये नहीं कहते कि पैसा अचानक आसमान से बरसेगा या कोई चमत्कार होगा, बल्कि वो हमें सिखाते हैं कि कैसे हर इंसान, हाँ, हर एक इंसान अपने विचारों और कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या तुम अमीर बन सकते हो, सवाल ये है कि क्या तुम सच में तैयार हो उस अमीरी को पाने के लिए जिस पर तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या तुम सर्टेन वे में सोचने, महसूस करने और कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हो? अगर हाँ, तो इस दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। हो सकता है तुम्हारे चारों ओर अभी भी शक करने वाले लोग हों, हो सकता है हालात तुम्हारे खिलाफ लगें, लेकिन याद रखना, अमीरी बाहर से नहीं आती, वो अंदर से पैदा होती है।
और अब जब तुमने इस किताब की शिक्षाओं को जाना है, तुम उस अमूल्य बीज के मालिक हो जो अगर सही तरीके से बोया जाए तो वो तुम्हें न केवल धन बल्कि स्वतंत्रता, उद्देश्य और गहराई से भरा जीवन भी देगा। तो चलो आज से ही शुरुआत करते हैं। सोचो अमीरी में, बोलो अमीरी में और जियो अमीरी में। जो कुछ भी तुम चाहते हो उसकी कल्पना करो, उस पर विश्वास करो और हर दिन छोटे छोटे लेकिन ठोस कदम उठाओ। याद रखो, सच्ची अमीरी सिर्फ तुम्हारे बैंक अकाउंट में नहीं होती, बल्कि तुम्हारे अंदर उस शक्ति को पहचानने में होती है जो कहती है यस आई कैन, यस आई विल। अगर ये किताब आपको प्रेरित कर सकी तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगली किताब की यात्रा शुरू करें तो बस एक बार यस कहें, क्योंकि ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये जिंदगी बदलने वाले उपकरण हैं और आप उस बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।